नमस्कार साथियों, मैं भीम गहलोत आप सबका ध्रुव सिविल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था जिसमें कि हम वीकली करंट अफेयर्स लेके आ रहे थे। उस इनिशिएटिव के तहत अपन पहला वीडियो लाए थे इकोनॉमिक्स का, जो वीकली करंट अफेयर्स। अब सेकंड जो वीडियो लाए हैं वो पॉलिटिकल जो करंट अफेयर्स है, राजनीतिक घटनाक्रम से संबंधित, जो पिछले 23 तारीख से लेके 30 अप्रैल तक 2026, तो उसमें जो भी घटनाक्रम हुए, राजनीतिक घटनाक्रम, हम उसको इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्लास है आप सबको प्री मेंस इंटरव्यू, जो सिविल सर्विसेज के तीनों स्टेज होते हैं, उन तीनों में आपको बहुत ही हेल्प करेगी। साथ ही आपको जो निबंध दो लेखन है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगी। तो अपन देखते हैं इसके अंदर क्या क्या न्यूज है वो रही है रिलेवेंट इस वीक में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये दो टॉपिक है कर जो न्यूज है, सिक्किम का 50वां राज्योत्सव समारोह। ठीक है, तो सिक्किम भारत का एक स्टेट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्थित है। आप सबको पता होगा सिक्किम पहला जैविक राज्य का इसको मतलब पहले जैविक राज्य के रूप में ये फेमस हो रखा है। ठीक है, तो सिक्किम का 50वां राज्योत्सव समारोह, 50 साल हो गए हैं भारत में शामिल हुए। इससे पहले ये एक ऑटोनोमस स्टेट था। भारत जब आज़ाद हुआ था तब ये उस टाइम भारत के साथ सिक्किम की एक संधि हुई थी। वहाँ पे पहले राजतंत्र था और राजतंत्र के बाद ये जब भारत आज़ाद हुआ तब ये भारत के साथ एक संधि की और वो अपने आप में वो ऑटोनोमस था। ठीक है, पर 1975 में इसको भारत में विलय कर दिया गया। उस पूरी प्रोसेस को अपन देखते हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है, वो 50 साल का जो समारोह था उसमें सम्मिलित हुए थे, गंगटोक गए थे। तो अपन देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। भारत के प्रधानमंत्री ने सिक्किम के 50वें राज्योत्सव समारोह में के समापन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गंगटोक का दौरा किया। तो ये देखो सिक्किम का 50वां साल है, मोदी जी है यहाँ पे सिक्किम के जो मुख्यमंत्री है। ठीक है, और ये यहाँ पे सिक्किम का मैप दे रखा है जिसको अपन आगे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। सिक्किम देखो भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट होते हैं ना, 7 सिस्टर्स, उनसे अलग है ये 8वां जो है नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, उनसे जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि भारत का सिर्फ एक ही राज्य इसको टच करता है। कौन सा? पश्चिम बंगाल टच करता है यहाँ पे। ये फिर देखो इसके ईस्ट साइड के अंदर तो क्या है, इधर चीन, तिब्बत, जो तिब्बत का ऑटोनोमस हिस्सा है। फिर यहाँ पे एक देश है भूटान। ठीक है, और वेस्ट में कौन सा है? नेपाल। वेस्ट में कौन सा? नेपाल है। ईस्ट में भूटान है। ऊपर चीन है जो तिब्बत वाला हिस्सा है। ठीक है, और नीचे तो भारत का एक ही स्टेट है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो सिक्किम है, तो सिक्किम भारत के सिर्फ एक ही राज्य से टच करता है और देश है काफ़ी इसके अलग अलग है। भूटान है, चीन है और नेपाल, 3 कंट्रीज है इसके टच करते हैं। तो ये एक बहुत ही सुंदर स्टेट है और भारत का ये पहला राज्य मतलब जैविक राज्य बनने का इसको गौरव प्राप्त है। ठीक है, तो सिक्किम के 50वें राज्योत्सव समारोह के बारे में अपन देखते हैं। सिक्किम का 50वां राज्योत्सव समारोह भारत के इसके एकीकरण के 5 दशकों 1975 से 2025 को चिन्हित करता है। तो इसको भारत के अंदर एकीकरण कब हुआ था? पूर्ण एकीकरण हुआ था 1975 के अंदर। ठीक है, तो रूपांतरण है, यह आयोजन सिक्किम के राजतंत्र से एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में रूपांतरण को दर्शाता है। तो पहले यहाँ पे क्या हुआ करता था? यहाँ पे राजतंत्र हुआ करता था। फिर 1975 में यहाँ के लोगों के मतदान 97.5% मतदान किया कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो फिर भारत सरकार ने, जब इंदिरा गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने सिक्किम को पूरा भारत में मिला दिया गया। ठीक है, ये सिक्किम को पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं और जैविक कृषि में अग्रणी के रूप में भी प्रस्तुत करता है। फिर विकास पहल, प्रधानमंत्री जी ने लगभग 4000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की, जो अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्रों के को आच्छादित करती है। तो सिक्किम को जो है भारत सरकार ने कितने अभी फंड की घोषणा की है? 4000 करोड़ की घोषणा की है। फिर देखते हैं अपन आगे। ठीक है, सिक्किम के बारे में अपन देख लेते हैं। मैप अपने देख ही लिया था, वापस देख लेते हैं एक बार। देखो ये मैप है इसका। ठीक है, तो ये उत्तरी सिक्किम, देखो सिक्किम के भाग देखते हैं ना अपन, ये उत्तरी सिक्किम है। ठीक है, यहाँ पे इसकी राजधानी गंगटोक है। पूर्वी सिक्किम, दक्षिण सिक्किम और पश्चिमी सिक्किम, तो इसके ये 4 जिलों में इसको बांटा हुआ है। ठीक है, बाकी अपन देश देखते, चीन है ऊपर, इधर भी चीन है, उधर भूटान है, इधर नेपाल है, नीचे पश्चिम बंगाल भारत का जो स्टेट है। और इसके जस्ट नीचे कौन सा है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जानते हो, जिसको अपन चिकन नेक कहते हैं। मतलब इसका जो सबसे संकड़ा हिस्सा है वो 22 किलोमीटर के आसपास का है। ठीक है, और चिकन नेक से ही है भारत है वो अपने नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी खतरे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। चाइना की भी नज़र रहती है इस पर कि कहीं ना कहीं जब भारत के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो सबसे पहले चिकन नेक को ब्लॉक किया जाए और भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं उसको अलग थलग किया जाए।
ठीक है। अब सिक्किम के बारे में, ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, ये अपन ने देख लिया। ठीक है। इसके पूर्व में भूटान, उत्तर एवं पूर्व में चीन का तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, पश्चिम में नेपाल कोसी प्रांत और दक्षिण पश्चिम में बंगाल स्थित है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकट है। ठीक है। तो ये बातें अपन कर चुके हैं। अब इसकी भू आकृति देखते हैं अपन, जियोलॉजी कैसी है। पूर्वी हिमालय में स्थित है और यहाँ ऊंचाई तथा जलवायु के विविध क्षेत्र पाए जाते हैं जो उपोष्ण कटिबंधीय से लेकर अल्पाइन तक विस्तृत है। तो यहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है वो पूरी मतलब एक उसका एक्सटेंशन काफी ज्यादा है। यहाँ पे तो अल्पाइन जलवायु भी पाई जाती है। अल्पाइन मतलब जो ऊंचे पहाड़ वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ पे छोटी छोटी घास होती है और मतलब बर्फीला क्षेत्र होता है, बर्फ से जमे क्षेत्र होते हैं। और दूसरा जो उपोष्ण कटिबंधीय, जहाँ पे मतलब है कि कर्क रेखा के आसपास जो क्षेत्र होता है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। तो वो दोनों तरह की जलवायु, मतलब एक लंबा जो है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु से लेके अल्पाइन जलवायु तक सारी तरह की परिस्थितियां यहाँ पे पाई जाती है। ठीक। फिर जैव विविधता हॉटस्पॉट, ये पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है जहाँ 4500 से अधिक पादप प्रजातियां, लगभग 550 पक्षी प्रजातियां तथा आर्किड और ये रोडोडेंड्रॉन की समृद्ध विविधता पाई जाती है। देखो भारत के अंदर जो, भारत में लगभग 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है वो भारत से संबंधित है। तो उनमें से एक जो पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसमें ये सिक्किम आता है। और यहाँ पे 4500 से अधिक पादप प्रजातियां हैं, तो बहुत ज्यादा मतलब जैव विविधता का क्षेत्र है ये। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कुछ प्रजातियों के 550 पक्षी की है। ऑर्किड और रोडोडेंड्रॉन जो है ये फूल वाला पौधा होता है। ठीक है। तो इस तरह के पौधों की वहाँ पे विविधता पाई जाती है। जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां अत्यधिक प्रजाति समृद्धि और स्थानिकता पाई जाती है जो आवासीय क्षति के कारण गंभीर खतरे में है। ठीक है। तो देखो एक जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट वो होता है जहाँ पे 1500, ठीक है, तो 1500 से अधिक तो स्थानिक प्रजातियां होनी चाहिए। ठीक है। कितनी स्थानिक, एंडोजेनिक। ठीक है। और वहां पे लगभग 70% से अधिक है जो प्रजातियां वो विलुप्त हो चुकी हो। ठीक है। तो वो 2 कंडीशंस होती है जिसमें अपन जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करते हैं उनको। ठीक है। फिर यहाँ के देखो सर्वोच्च शिखर कौन सा है, कंचनजंगा है स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हाइट कितनी है इसकी, 8586 मीटर। ठीक है। तो सेकंड कौन सी है, सेकंड K2 है। फर्स्ट पता ही है सबको, माउंट एवरेस्ट है। तो ये तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, कंचनजंगा, जो कि नेपाल और नेपाल क्या, सॉरी, सिक्किम और उधर भूटान साइड, या नहीं, नेपाल और सिक्किम के बीच में। हाँ, नेपाल और सिक्किम के बीच में। राजधानी गंगटोक इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। सुरक्षित क्षेत्र, राज्य का लगभग 35% भाग कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित है। तो ये देखो सिक्किम के बारे में है, कुछ चीजें पूछी जा सकती है क्योंकि इसका देखो 50वां साल मनाया गया है, तो काफी चर्चा में रहा है ये चीज। तो ये काफी रिलेवेंट टॉपिक है, तो इसलिए मैंने इसकी थोड़ी ज्योग्राफी वगैरह भी आपको बताई है। ठीक है। फिर सिक्किम का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है कि भाई किस तरीके से सिक्किम को भारत के अंदर मिलाया गया है पूरा, वो देखते हैं अपन। राज्य की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी, 1642 में सिक्किम नाम से जो है स्टेट बना था। यहाँ पे किसका वंश का शासन था, सिक्किम में नामग्याल वंश, नामग्याल की स्थापना फुत्सोंग नामग्याल के नेतृत्व में हुई थी, जिन्होंने 1642 में सिक्किम का प्रथम चोग्याल के रूप में पदभार ग्रहण किया था। चोग्याल वहां के शासकों को कहा जाता है, मतलब जैसे अपन राजा कहते हैं, किंग कहते हैं, सम्राट कहते हैं, वैसे वहां पे चोग्याल कहा जाता है। शासक को चोग्याल सिक्किम का सम्राट कहा जाता था। ठीक है। तो नामग्याल वंश था और उस राजा को क्या कहते थे, चोग्याल कहते थे। ये तो ये देखो ये 1642, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर ब्रिटिश शासित राज्य कब बना था, 1861 के अंदर ये इन्होंने जो अंग्रेजों के साथ एक संधि कर ली थी। जैसे सब देश है वो सब जो रियासतें थी वो संधियां कर रही थी, सहायक संधियां कर रही थी, तो सिक्किम ने भी कर ली थी। तो टूमलोंग संधि, संधि का नाम क्या था, टूमलोंग संधि के तहत सिक्किम ब्रिटिश सुरक्षित राज्य और बफर राज्य बना। बफर राज्य क्या होता है, बफर राज्य ने 2 स्टेट के बीच का एक स्टेट होता है जो सैंडविच टाइप होता है वो, ताकि वो दोनों स्टेट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो और वो एक मतलब डायरेक्ट नहीं भिड़े। बॉर्डर कोई भी 2 शक्तिशाली देश होता है उनके बीच का जो स्टेट, उसको कहेंगे बफर स्टेट, वो दोनों से टकराने से रोकता है। फिर स्वतंत्रता के बाद की स्थिति 1950 वर्ष 1950 की भारत सिक्किम संधि के अनुसार सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बना जिससे आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त थी। तो 1950 के अंदर भारत और सिक्किम में संधि हुई और भारत का एक जो है आंतरिक स्वायत्तता इसको प्राप्त थी और सुरक्षित राज्य बन गया भारत सरकार का।
ठीक है। तो ये मतलब अपने निर्णय खुद ले सकते थे, पर जो है इंटरनेशनल रिलेशंस टाइप के जो है दूसरे देशों के संबंध कैसे रखने हैं, सुरक्षा है, वो सब भारत सरकार के पास थी, संचार वगैरह। ठीक है। फिर उसके बाद पूर्ण स्वायत्तता प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण घटनाक्रम। तो पूर्ण स्वायत्तता प्राप्ति है मतलब जो वहां पे जो लोकतंत्र से जो नहीं जनतंत्र से जनतंत्र नहीं सॉरी राजतंत्र से लेके जो लोकतंत्र में जो इसकी इतिहास रहा है वो देखते हैं। लोकतंत्र समर्थक आंदोलन, सिक्किम के भीतर राजनीतिक जागरूकता और आंदोलनों ने सुधारों तथा भारत के साथ अधिक निकट एकीकरण की मांग की। तो वहां पे जो राजनीतिक आंदोलन हुए, राजनीतिक दल बने, उन्होंने कहा कि भाई ये राजतंत्र है वो समाप्त होना चाहिए, लोकतंत्र आना चाहिए, पूरे भारत में लोकतंत्र आ गया है, हमारे क्या दिक्कत है। ठीक है। फिर त्रिपक्षीय समझौता हुआ 1973 में। एक तो चौगियाल जो वहां का शासक था, भारत सरकार और राजनीतिक दल, तो राजनीतिक दल जो बने हुए थे उनके बीच में एक समझौता हुआ और इससे फिर लोकतांत्रिक सुधारों की शुरुआत हुई। राजा ने कुछ है वो शक्तियां, जैसे मैग्ना कार्टा होता है ना ब्रिटेन में, वैसे कुछ शक्तियां हैं वो जनता को देने की कोशिश की। उसके बाद जनमत संग्रह हुआ था 1975 में, और जनमत संग्रह में लगभग 97.5% जो मतदाता थे उन्होंने राजतंत्र को समाप्त करने और भारत में शामिल होने का समर्थन किया। ठीक है। तब जनता ने समर्थन कर दिया तो फिर भारत सरकार तो तैयार बैठी थी, क्योंकि खतरा था वहां पे बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पे चाइना है एग्रेसिव हो रहा था, तो कहीं डर था कि भाई चाइना अपने कब्जे में नहीं ले लेते सिक्किम को। फिर संवैधानिक एकीकरण 1975 में 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? ये 22वां राज्य था। ठीक है। तो 1975 में 22वां राज्य बना और अब है वो 2025 में, इसके कितने साल हो गए पूरे? इसके साल हो गए 50 पूरे। तो 50 साल की जो बरसी थी उस पर मोदी जी वहाँ पे गए और उन्होंने 4000 करोड़ का फंड है वो सिक्किम के लिए प्रस्तुत किया। अब अपन अगली न्यूज़ देखते हैं। आप काफ़ी चर्चित न्यूज़ है ये। आम आदमी पार्टी के जो 2/3 सांसद है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। दल बदल से संबंधित ये जो घटनाक्रम हुआ है इसको अपन देखते हैं। तो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों का भारतीय जनता पार्टी में विलय है वो कर दिया गया। ठीक है। तो कौन सी पार्टी? एक तो आम आदमी पार्टी AAP जिसको अपन कहते हैं AAP। ठीक है। दूसरी पार्टी 2/3 लेकिन हर वर्ड का कुछ न कुछ मतलब होता है। ठीक है। फिर बीजेपी के अंदर विलय हुआ है। फिर राज्यसभा के सांसद थे, कौन सी पार्टी? मतलब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद बीजेपी में ज्वाइन कर लिए। ठीक है। और उन्होंने जब 10 का जो 2/3 होता है 7 होता है, तो 7 सांसद यदि कोई भी दूसरी पार्टी में जाते हैं और वो उसको अनुमोदन कर देते तो वो एक विलय माना जाता है। फिर वो क्या कि अयोग्य नहीं होते। तो उसके लिए जो एक्ट बना था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, तो उसके संदर्भ में ये पूरा आर्टिकल है। अब कौन कौन से सांसद है वो इसमें गए थे? इन सांसदों ने आपको कहा अलविदा। कौन सा? एक तो थे राघव चड्ढा जी, को काफी चर्चित रहे। इनकी PR टीम ने पहले खूब प्रचार किया, पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की। ठीक है। फिर इन्होंने और भी वो सर अपने PR को बढ़ाने की कोशिश की। ऐसे मुद्दे उठाए गए जो गैर राजनीतिक मुद्दे थे, जनता से संबंधित मुद्दे थे, ताकि इनकी इमेज एक अच्छी इमेज बने। उसके बाद ट्रांजिशन किया इन्होंने। ठीक है। फिर दूसरे हैं ये संदीप पाठक, पंजाब से ही है। ठीक है। इनके ऊपर FIR हो गई। फिर है अशोक मित्तल। ठीक है, अशोक मित्तल जी। फिर राजेंद्र गुप्ता, फिर स्वाति मालीवाल, फिर है हरभजन सिंह। सबसे ज्यादा चर्चित ये रहे। इनकी जो सिक्योरिटी थी पंजाब सरकार ने हटा दी। फिर केंद्र सरकार ने इनको Z+ सिक्योरिटी दे दी, क्योंकि केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, और वो उस आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। ठीक है। फिर एक और थे विक्रमजीत साहनी। तो ये 7 लोग हैं। ठीक है। तो इन लोगों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन किया। अब इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, कैसे ये होगा, एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, सही है या गलत है, ठीक है, ये सब अपन देखेंगे। फिर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी में विलय का निर्णय लिया, जिसे दल बदल विरोधी कानून के अनुप्रयोग पर प्रश्न उठे हैं। देखो, एक दल बदल विरोधी जो कानून बना हुआ है, मैंने आपको बताया था कि ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 1985 में दल बदल को रोकने के लिए। फिर भी दल बदल हो रहा है। तो उसमें देखो कुछ अपवाद भी दिए हुए कि आप किस तरीके से दल बदल कर सकते हो, वो अपन देखते हैं आगे। ठीक है। तो दल बदल विरोधी कानून क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। देखो, पहले जब भारत की जो राजनीति थी आजादी के जस्ट बाद, तो उस टाइम क्या ऐसा कोई कानून नहीं था। ऐसा कोई कानून नहीं था तो कोई भी आदमी, कोई भी नेता है, वो कभी भी किसी भी दल में जा सकता था और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, वो अयोग्य नहीं होता था।
तो ऐसे से क्या होता था कि फिर सांसद या विधायक है वो जंप करते थे मेंढक की तरह, कभी इस पार्टी में गए, कभी उसमें गए, कभी उसमें गए, संतुष्ट वो कहीं होते नहीं। तो उनमें एक सबसे फेमस नाम है गयालाल। क्या नाम है, देखो इसे पूरा अपन सेंटेंस देखते हैं। आया राम गया राम वाक्यांश भारत की राजनीति में एक ऐसा वाक्य मतलब फेमस हो गया था, आया राम गया राम, कभी इसमें आया कभी उसमें गया। तो आया राम गया राम वाक्यांश भारतीय राजनीति में 1967 में लोकप्रिय हुआ, जब हरियाणा के विधायक गयालाल ने एक ही दिन में 3 बार दल बदल लिया। ठीक है, तो ये गयालाल जी इतने एक्सपर्ट थे कि इन्होंने एक ही दिन में 3 अलग अलग पार्टियां ज्वाइन कर ली। मतलब एक पार्टी को ज्वाइन करते, फिर वहाँ मजा नहीं आया भाई 1 घंटे पर दूसरी पार्टी में गए, ठीक है, फिर दूसरी में भी मजा नहीं आया, फिर तीसरी में गए। मतलब उनको जो चाहिए था महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई इनकी। ठीक, अब उनको रोकने के लिए कोई एक्ट था नहीं, तो फिर सब लोगों ने, जनता ने सोचा, जनता ने किया, राजनेताओं ने सोचा, सरकार ने सोचा कि भाई एक एक्ट होना चाहिए जिससे कि इस पे रोक लग सके। फिर दल बदल विरोधी कानून, संविधान की 10वीं अनुसूची, तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, उनमें से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई दल बदल विरोधी कानून के लिए। कोई राजनीतिक दल बदल रोकना है तो 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फिर अपन देखते हैं संवैधानिक अयोग्यता। देखो कौन कौन से, भारत का जो संविधान है उसमें कौन कौन से आर्टिकल है जो नेताओं को जो अयोग्य ठहराते हैं, विधायकों को, सांसदों को अयोग्य ठहराते हैं। तो उनमें से देखो अनुच्छेद 102 जो सांसदों की अयोग्यता से संबंधित है, लोकसभा राज्यसभा के जो सांसद है, एवं 191(1) ये है विधायकों से संबंधित है, जो विधायक होते हैं विधानसभा विधान परिषद के, उनकी अयोग्यता से संबंधित है। तो उसके अनुसार देखो किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह, अब क्या क्या कंडीशंस है इसमें एक एक करके देखते हैं। केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता हो। ठीक है, तो लाभ का पद मतलब उसका कोई हित जुड़े हो, कहीं से पैसा आ रहा हो, फायदा हो रहा हो। ठीक है, फिर सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क घोषित किया गया हो। अस्वस्थ मतलब पागल, दीवार जो भी है, मानसिक रूप से विकृत, विक्षिप्त, अनकैपेबल घोषित किया हुआ है। दिवालिया है या उसका निस्तारण नहीं हुआ है। यदि कोई दिवालिया घोषित हो गया, कोई सांसद है वो दिवालिया घोषित हो जाता है, फिर वो सांसद नहीं रह सकता। ठीक है, फिर भारत का नागरिक नहीं है या विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर चुका है या विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करता है। ठीक है, मतलब भारत का नागरिक ही नहीं है तो फिर उसको कैसे, या फिर किसने कहा कि भाई मुझे तो इंग्लैंड की सरकार ज़्यादा पसंद है, मैं तो वहाँ जाऊँगा, भारत की सरकार मुझे पसंद ही नहीं है, तो उसको फिर हटा दिया जाता है। फिर संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया गया है। देखो ये संसद ने ये बनाया 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, और उसके तहत यदि अयोग्य ठहरा दिया जाता है तो भी उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया गया, ये दल बदल विरोधी इसके अंदर आता है। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। दल बदल विरोधी जो कानून है इसके क्या क्या फीचर्स है उनको अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले दल बदल विरोधी कानून की विशेषता है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता, यदि दल बदल मतलब कोई भी एक पार्टी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाता है, आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में जाता है, या बीजेपी से छोड़ के किसी दूसरे दल में जाता है, तो ये क्या है, ये दल बदल है। ठीक है, इस दल बदल को रेगुलेट किया गया है इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, पूरी तरह से नहीं रोका गया कि भाई आप दल नहीं बदल सकते हैं, कुछ कंडीशंस दी गई, भाई इन कंडीशंस में ही आप दल बदल सकते हो। ठीक है, एक तो किसी राजनीतिक दल से संबंधित विधायक अयोग्य होगा। कब अयोग्य होगा, वो स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, भाई अपनी मर्जी से त्याग पत्र दे देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ आराम से घर बैठो। ठीक है, सदन में अपनी पार्टी के निर्देशों के विपरीत मतदान करता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है। जैसे राज्यसभा की वोटिंग हो रही हो तो कई बार क्या आपने सुना होगा, क्रॉस वोटिंग हो गई। ठीक है, राज्यसभा में क्या होती है, ऐसी वोटिंग वो होती है सीक्रेट होती है, दिखा के करनी पड़ती है। ठीक है, तो वहां पे कई बार हो जाता है, तो सत्ताधारी दल होता है वो विपक्षी दलों से वोट ले लेते हैं। ठीक है, उनको कैसे भी करके हॉर्स ट्रेडिंग जिसको अपन कहते हैं करवा लेते हैं। ठीक है, तो जो व्हिप जारी करती है हर पार्टी, और व्हिप के विपरीत जाके कोई वोट करता है, ठीक है, तो वो या अनुपस्थित रहता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। यदि सदन सदस्य ने पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली हुई या मतदान अनुपस्थिति के 15 दिनों के अंदर पार्टी द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए तो वह अयोग्य नहीं होगा। अब जैसे कोई भी पार्टी है, उसका कोई सांसद है या विधायक है, वो उसके जो व्हिप के अगेंस्ट में वोट करता है, पर उसकी पार्टी उसको एडजस्ट कर लेती है भाई कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, 15 दिन के अंदर अंदर उसको माफ कर देती है, अनुमोदित कर देती है माफी, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यदि 15 दिन में अनुमोदित नहीं करती है तो फिर समस्या आती है। स्वतंत्र सदस्य सदन में निर्वाचित होने के बाद किसी राजनीतिक दल से जुड़ते हैं तो अयोग्य होंगे। जैसे कोई इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और वो जाके फिर बीजेपी ज्वाइन कर ले या कांग्रेस ज्वाइन कर ले तो वो अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, तो वो पार्टी जो निर्दलीय जो चयनित हुआ है, मतलब
जिसको निर्दलीय जीता है वो व्यक्ति कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता जब तक वो उस टेन्योर के अंदर 5 साल के अंदर। नामित सदस्य नामांकन के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल से जुड़ते हैं तो अयोग्य होंगे। और जो नॉमिनेटेड होते हैं ना, जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं, वो नॉमिनेट होते ही कोई मान लो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर 6 महीने बाद आप पार्टी कोई दूसरी ज्वाइन नहीं कर सकते। 6 महीने तक आपके पास टाइम होता है सोचने का। सदस्य को सदन में से अयोग्य ठहराने का निर्णय सदन के अध्यक्ष सभापति के पास होता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि भाई देखो, जो विधानसभा का अध्यक्ष है या लोकसभा का अध्यक्ष है वो ही डिसाइड करता है, और विधानसभा या लोकसभा का अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल का होता है। ठीक है, और वो उसमें फिर निर्णय करता ही नहीं है। तो दल बदल के ऊपर कार्रवाई होती है तो तब होती है जब सत्ताधारी दल चाहता है कि उस पर कार्रवाई हो। सत्ताधारी दल यदि चाहता ही नहीं है कि उस पर कार्रवाई हो तो फिर नहीं होती है। अब इसमें अपवाद क्या क्या है कि भी आप किस तरीके से है वो दल बदल कर सकते हो। वो अपवाद 10वीं अनुसूची में प्रारंभिक रूप से 2 अपवाद दिए गए थे। जो मूल जो 10वीं अनुसूची के अंदर जो है 52वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें क्या क्या प्रोविजन थे। यदि विधायक दल के 1/3 सदस्य अलग होकर नया समूह बना सकते हैं, 1/3 मतलब 1/3, 1/3 सदस्य मिलकर अलग समूह बना सकते थे पहले, अब नहीं बना सकते वैसे। और यदि उसके राजनीतिक दल का किसी अन्य दल में विलय हो जाए तो उसके 2/3 सदस्य उसे अनुमोदित करें। 2/3 सदस्य क्या करेंगे? अनुमोदित। ये पहले ऐसा होता था। ठीक है, ये अभी भी है 2/3 वाला। जैसे मान लो कोई छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी में विलय करना चाहती है, पूरी पार्टी विलय करना चाहती है, तो उसके कम से कम 2/3 सदस्य है वो अप्रूवल दे, तभी वो हो पाएगा। ठीक है, पर जो मान लो कोई छोड़ के जाना चाह रहे हैं तो वो 1/3 सदस्य छोड़ के जा सकते थे पहले। अब उसके बाद क्या की समस्या आएगी, भाई 1/3 सदस्य अपना एक गुट बनाते हैं और बार्गेनिंग करते हैं। यदि सही बार्गेनिंग नहीं हो पाती है, सफल नहीं हो पाते, तो दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए फिर है 1/3 की जगह 2/3 कर दिया गया। कब किया गया? 91वें संविधान संशोधन 2003 के बाद ये सीमा बढ़ाकर 2/3 कर दी गई। ठीक है, तो अब जो 1/3 था ना, अब उसकी जगह क्या कर दिया गया? 2/3 कर दिया गया। ठीक है, अब कोई भी पार्टी में टूट भी होती है ना, बिखराव होता है, तो भी उसके 2/3 सदस्य टूट के दूसरी पार्टी में जाएंगे तो ही वो मान्य होगा। 1/3 सदस्य मान्य नहीं होगा। ये कब कहा गया? ये 91 संविधान संशोधन 2003 के बाद। ठीक है, पहला अपवाद 1/3 को 2/3 के कानून में सशक्त बनाने हेतु हटा दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब आपको यदि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना है तो 2/3 सदस्य टूट के जा सकते हैं। ठीक है, और यदि पूरी पार्टी मर्ज करती है तो भी 2/3 सदस्यों का अप्रूवल बहुत ही मतलब जरूरी है उसमें। अब सर्वोच्च न्यायालय क्या निर्णय है जो दल बदल संबंधित जो कानून है उसमें सभापति की क्या शक्तियां रहेगी, उसका न्यायिक निर्णय होगा कि नहीं होगा, इससे संबंधित कुछ है वो केसेस रहे हैं, उनके बारे में अपन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, तो ये क्या, एक पहला एक केस है, फेमस केस है काफी, किहोटो होलोहन बनाम जाचिल्लू, 1992 का ये केस है। कब का? 1992 का। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्यता पर अध्यक्ष के निर्णय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ठीक है, तो 1992 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जो भी लोकसभा का सभापति हो या विधानसभा का जो अध्यक्ष हो, तो वो जो निर्णय लेता है, जो पहले एक्ट में तो क्या था कि भाई उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, मतलब जो सभापति चेयरमैन ने जो डिसीजन ले लिया वही फाइनल है। पर 1992 के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि भाई उनकी न्यायिक समीक्षा होगी, ऐसे कोई विद्वेषपूर्ण है वो एक्शन ले ले विधायकों के ऊपर, ठीक है, तो उसका तो रिव्यू होना बहुत जरूरी है। मतलब संविधान की सर्वोच्चता है भारत में, न्यायपालिका की सर्वोच्चता रहेगी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेगा। फिर एक दूसरा केस है केशम मेघचंद्र सिंह बनाम स्पीकर मणिपुर, 2020 का ये केस है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अयोग्यता याचिका पर निर्णय हेतु अध्यक्ष को अधिकतम 3 माह का समय दिया गया है। कितना माह? 3 माह का समय दिया गया। पहले ये टाइम नहीं दिया गया था। पहले तो ये है कि जो सभापति या चेयरमैन जब है चाहेगा तभी करेगा ये निर्णय। तो इसमें क्या होता था कि जब सत्ताधारी दल था ना, वो अपनी इच्छा से मनमानी करता था। ठीक, अब है कि इन्होंने टाइम दे दिया कि भाई आप डिसाइड करो, आपको उनको मतलब डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना है। ठीक है, और फिर उसका
जो जुडिशियल रिव्यू है वो भी हो सकता है। तो अब जो है, जो लोकसभा अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है, उसकी शक्तियां हैं उसको काफी कम कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। पहले ये बहुत ज्यादा तो ताकतवर पोस्ट बना दी गई थी, अब धीरे धीरे है वो उसको कम कर दिया गया, कमजोर कर दिया गया। ठीक है, प्रमुख मुद्दे और चुनौतियां। अब जो दल बदल संबंधी कानून है, जो अभी राज्य आम आदमी पार्टी के साथ जो सांसद है वो आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में गए हैं, ठीक है, तो इस तरह से और भी पहले चीजें हुई है। ठीक है, तो उनसे संबंधित क्या क्या चैलेंजेज है, जो एक्ट बना था जो दल बदल से संबंधित, उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, समस्याएं क्या क्या है। सबसे पहले है निर्णय में विलंब। तो अब है वो डिसीजन मेकिंग इतनी आसान नहीं होती। जो मैंने पहले कहा था कि वो सत्ताधारी दल का होता है, लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष, तो वो अब ज्यादातर क्या है कि किसके सदस्य तोड़े जाते हैं, जो विपक्ष में होता है उसको कमजोर करने के लिए उसके सदस्यों को खरीद के अपनी पार्टी में शामिल किया जाता है। जो खरीदना है या फिर जो भी वैचारिक मेल हो, उनको कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें फिर है वो जो पीड़ित जो दल होता है उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। जो सत्ताधारी दल है वो अपनी मर्जी से वो मान लो निर्णय नहीं करना चाहता तो वो निर्णय भी नहीं करता उस पर। ठीक है, निर्णय में विलंब। कई मामले जैसे कर्नाटक, मणिपुर में निर्णय नहीं महीनों या वर्षों तक टाले रहे, जिससे सरकार की स्थिरता प्रभावित हुई। फिर पक्षपात के आरोप। अध्यक्ष सभापति प्राय सत्तारूढ़ दल के होते हैं, जिससे पक्षपातपूर्ण निर्णय की आशंका रहती है। फिर है सीमित न्यायिक हस्तक्षेप। ठीक है, फिर जो है कोर्ट का जो हस्तक्षेप है बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिए थे 1992 के और जो 2020 के, ठीक है, उससे पहले तो मतलब सुप्रीम कोर्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होता था कि भाई नहीं ये हमारा है जो बाउंड्री से बाहर के है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, यदि न्यायिक समीक्षा संभव है, परंतु न्यायालय सामान्यतः अध्यक्ष के निर्णय के बाद ही हस्तक्षेप करता है। अब अध्यक्ष निर्णय लेता ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, फिर विधायकों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। फिर एक देखो दूसरा पक्ष है ये कि अब जो विधायक क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है, विप ने जो कह दिया वो ही माना जाएगा। तो ये एक बड़ी समस्या है। अब विधायकों की कोई स्वतंत्र विचार नहीं होता, उनको अपनी पार्टी के विप को मानना ही पड़ेगा। तो विधायकों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। यह कानून संसदों विधायकों को स्वतंत्र रूप से मतदान करने से हतोत्साहित करता है, जिससे सदन में अभिव्यक्ति और अंतरात्मा की स्वतंत्रता सीमित होती है। ठीक, वही कठोर व्हिप प्रणाली। पार्टी व्हिप गैर महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी जारी किए जाते हैं, जिससे दल के भीतर बहस और असहमति की गुंजाइश घटती है। मतलब पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है ना वो खत्म होता है, आंतरिक लोकतंत्र नहीं रह पाता। भाई जो अध्यक्ष ने कह दिया वही फाइनल है, जो व्हिप ने कह दिया वही फाइनल है। ठीक है, तो व्यक्ति नहीं रह जाता, फिर वो रोबोट की तरह हो जाता है। फिर सामूहिक दल बदल की संभावना, जैसा कि अभी हुआ है। तो आप 2/3 सदस्य मिलकर जो है दल बदल कर सकते हैं। अब 2/3 सदस्यों को यदि दल बदल करवाना है तो सत्ताधारी दल उनके खिलाफ कुछ भी जो शक्तियां यूज कर सकता है, ईडी सीबीआई को यूज कर सकता है, उनके ऊपर जो है स्ट्राइक होती है, बहुत सारी समस्याएं हैं। रेड होती है, सॉरी स्ट्राइक तो अलग होती है। फिर सामूहिक दल बदल की संभावना। 2-3 अपवाद बड़े पैमाने पर दल बदल को विलय के नाम पर वैध बना देता है, जिससे कानून की मंशा कमजोर होती है। विधि आयोग 170वीं रिपोर्ट और अनेक विद्वानों ने तर्क दिया कि यह कानून राजनीतिक दल बदल को पूरी तरह रोकने में विफल रहा है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, तो विधि आयोग ने कहा कि भाई इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। ये 2/3 वाला भी मेरे हिसाब से हटा देना चाहिए। या तो आप पार्टी छोड़ो पूरी, दल बदल के नाम पे आप किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आपकी क्या राय है आप बताइए कमेंट में। ये देखो सबकी अपनी अपनी राय होनी चाहिए कुछ न कुछ। आप एक सक्षम जागरूक नागरिक की एक विशेषता होती है कि आपको जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं उन पे अपनी राय रखना बहुत ही जरूरी है, जिससे एक हेल्दी जो डेमोक्रेसी है वो उसका विकास होता है। यदि नागरिक यदि जागरूक नहीं होगा, ठीक है, और नेता कभी नहीं चाहते कि जो है जनता है वो जागरूक हो ज्यादा, क्योंकि जनता जागरूक हो जाएगी तो फिर नेताओं की जो मनमानी है वो चलेगी नहीं। नेता जो गड़बड़ियां करते हैं वो लोग जल्दी से पकड़ लेंगे। तो हेल्दी लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है कि आपको एक जागरूक नागरिक बनना है। अब अगला जो न्यूज है वो अपन देखते हैं। भारत में श्रमिक संघों का क्षीणन। ठीक है, तो श्रमिक संघ क्या होता है और उनका क्षीणन हो रहा है। श्रमिक संघ होता है कि कोई भी जो संगठन है उसके अंदर जो लेबर काम कर रही है तो उनका अपना एक औपचारिक संगठन होता है जो उनके हितों की बात करता है। ठीक है, उनके लिए जो वेतन वृद्धि है, जो न्यूनतम वेतन है, जो कार्य की परिस्थितियां हैं, कोई भी अन्याय हो रहा है उसको रोकना है और न्याय प्राप्त करना, तो उसके लिए एक औपचारिक संगठन बनता है।
मजदूरों के बीच में। मजदूर मतलब जो भी वर्कर, काम करने वाला कोई भी संगठन हो। मजदूर सिर्फ ग्राउंड में काम करने वाला नहीं होता, जैसे बैंक है तो बैंक में बड़े लेवल पे भी संगठन होते हैं, ठीक है। तो जो अपने अधिकारों की बात करने के लिए जो संगठन होता है वो मजदूर संगठन होता है। तो भारत में श्रमिक संघों का क्षीणन हो रहा है, ठीक है। ये न्यूज आई है कि भाई वो कमजोर हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि देखो भारत के अंदर अब जो 1991 के बाद पूंजीवाद काफी आगे बढ़ गया है, तो पूंजीवाद के अंदर है वो प्रॉफिट का जो है वैल्यू ज्यादा हो गई है, कि प्रॉफिट को ही देखते हैं, ठीक है। इसलिए सरकार ने कहीं, आपने ये भी सुना होगा, सरकार ने कहीं जो है लेबर लॉज है उसको समाप्त कर दिया है, ताकि जो बिजनेस चलाना है वो ज़्यादा आसान हो जाए। तो बिजनेसमैन को ज़्यादा सहूलियत करने के लिए जो लेबर होते हैं उनकी शक्तियों को घटाया जाता है। तो न्यूनतम वेतन की मांग, सामाजिक सुरक्षा के दायरे के विस्तार तथा रोजगारों के ठेकेदारीकरण के विरुद्ध अनेक आंदोलनों की पृष्ठभूमि में ट्रेड यूनियनों की भूमिका पर चर्चा सामने आई है। देखो ये कुछ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ AIUTUC, ये क्या, एक श्रमिक संगठन है, ठीक है। तो ये श्रमिक संगठन जैसे आंदोलन करते हैं, ठीक है। फैक्ट्री में कोई भी गड़बड़ हो जाती है या फिर कोई भी संगठन है उसमें कोई अन्याय होता है तो उनके खिलाफ बात करने के लिए एक संगठन होता है, ठीक है। ट्रेड यूनियन जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं, ट्रेड यूनियन श्रमिकों तथा नियोक्ताओं की स्वैच्छिक संगठनात्मक इकाई होती है जिसका गठन अपने सदस्यों के हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए किया जाता है। ये संगठन नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंधों को संतुलित एवं सुधारने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते हैं, ठीक है। तो जो संगठन होता है ना, संगठन से क्या होता है, संगठन में शक्ति होती है। अभी मान लो मजदूर चाहते हैं कि हम अपनी एक सामूहिक बात है वो नियोक्ता के सामने रखें, तो वो एक आदमी की तो समस्या को कोई नहीं सुनता, ठीक है। गांव में कहावत है, एक कलारी हेड चर है, मतलब जो अकेला आदमी होगा उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, सुनवाई हमेशा समूह की होती है, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी विशेषता है कि भाई आपके पास वोट बैंक है, आपके पास समूह है तो आपकी बात सुनी जाएगी, ठीक है। आप अकेले हो तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। तो ये संगठन नियोक्ता कर्मचारी के बीच संबंधों को संतुलित और सुधारने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते हैं। फिर देखते हैं अपन, श्रमिक वेतन और कार्य परिस्थितियों पर अपनी सौदेबाजी शक्ति बनाए रखने तथा उसे सुधारने के लिए एकजुट होते हैं। तो ये क्या है, सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा देता है। क्या देता है, सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा देता है। भारत में प्रथम संगठित ट्रेड यूनियन मद्रास लेबर यूनियन वर्ष 1918 में गठित हुआ। तो ये क्वेश्चन कई बार है वो जीके में भी पूछा जाता है कि भारत के अंदर पहला जो है लेबर यूनियन कब बना था, 1918 में बना था। कहाँ पे, मद्रास के अंदर। प्रथम संगठित ट्रेड यूनियन मद्रास लेबर यूनियन, ये नाम है, मद्रास लेबर यूनियन। और भारत के अंदर पहला एक्ट कब बना, अंग्रेजों के टाइम बना था, 1926 के में बना था। ट्रेड यूनियन अधिनियम एक्ट आया था 1926 का अधिनियम, कानूनी मान्यता इसको मिली थी, ठीक है। तो ये कानूनी रूप से मान्य संगठन होते हैं, औपचारिक संगठन होते हैं, और ये जो है सामूहिक जो सौदेबाजी की क्षमता है मजदूरों की उसको बढ़ाते हैं। नियोक्ताओं के सामने अपनी सामूहिक बात है, जो बात है उसको रखते हैं और अपने हितों की बात करते हैं। फिर प्रमुख ट्रेड यूनियन कौन कौन से हैं, ये देखो कुछ नाम, 8 नाम दिए हुए हैं। ये ट्रेड यूनियन है और ये अलग अलग पार्टियों के द्वारा समर्थित होते हैं। कुछ कांग्रेस से संबंधित है, कुछ बीजेपी से संबंधित है, कुछ हिंदू वाली पार्टियों से संबंधित है, अलग अलग है वो, इसमें नाम में आपको पता चल जाएगा। ये सबसे पहले INTUC इंटेक नाम से, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। तो ये INC से संबंधित है। ये BMS है, भारतीय मजदूर संघ, क्या है, भारतीय मजदूर संघ। तीसरा है CITU, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन नाम से। फिर है HMS, हिंद मजदूर सभा, ठीक है। फिर है AITUC, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। फिर है AIUTUC, जो पिछली बार जो पिक्चर में था, AIUTUC, ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक, ठीक है। तो ये फोटो देखो, 8 से 9 जनवरी 2019 का है ये फोटो, ठीक है। AIUTUC, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर। फिर है TUCC, ट्रेड यूनियन समन्वय समिति। फिर है सेवा नाम से है एक स्वरोजगार महिला संघ, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, सेवा नाम से। ये कुछ क्या है, ये मजदूर संगठन है ट्रेड यूनियन से। फिर ट्रेड यूनियन की क्या भूमिका होती है वो अपन वैसे डिस्कस कर चुके हैं, पर एक साथ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सामूहिक सौदेबाजी करते हैं, ठीक है। श्रमिक अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं, ठीक है। अनुचित बर्खास्त की कई बार होती है। कई बार देखो, आपने देखा होगा IAS या किसी RS को है अनुचित तरीके से बर्खास्त कर दिया जाता है तो वो पैन डाउन कर देते हैं अपना। डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर के साथ इतनी कहीं ज्यादती होती है तो पैन डाउन कर देते हैं। तो इस तरह के जो संगठन होते हैं वो अपने सामूहिक जो है अधिकारों की बात करते हैं,
ठीक है। फिर विवाद समाधान, हड़ताल तालेबंदी रोकने हेतु श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच मध्यस्थता का कार्य ये करते हैं। ठीक है, जो उसका भी हर एक जो संगठन होता है ना, मजदूर संगठन होता है, उसका अध्यक्ष होता है, उसका पूरी एक हायरार्की होती है इसके अंदर लीडरशिप की। ठीक है। फिर कल्याणकारी गतिविधियां, उसके लिए हेल्थ है, एजुकेशन, आवास और सामाजिक सुरक्षा में सहयोग करते हैं ये। जागरूकता और शिक्षा, श्रमिकों को अधिकारों, कानूनों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करना। नीति समर्थन, श्रम कानूनों और सरकारी नीतियों को प्रभावित करता है, सरकार को बताते हैं कि भाई हमारे क्या क्या है, कानूनों के अंदर जोड़ा जाना चाहिए, क्या घटाया जाना चाहिए। फिर संगठन और आंदोलन, आवश्यकता पड़ने पर विरोध, हड़ताल और आंदोलन आयोजित करते हैं। हड़ताल करने का वैसे अधिकार नहीं है, पर संचार सुविधा, प्रबंधन और श्रमिकों के बीच में सेतु का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये मजदूरों की क्या समस्या है वो पहले उसका चेयर अध्यक्ष होगा, वो सुनेगा, फिर वो नियोक्ता के पास जाके उसको बात करेगा। ठीक है। फिर हाल की चिंताएं, अब देखो जो अभी उनकी जो शक्ति कम हुई है उसके बारे में जो क्या क्या चिंताएं हैं वो अपन देखते हैं। सौदेबाजी शक्ति में गिरावट, अब सौदेबाजी थोड़ी कम हो गई है, अब नियोक्ता है वो सुनते नहीं है ज़्यादा। ठीक है, जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो ज़्यादा मजदूरों की सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि पूंजीवाद आ गया, आप काम नहीं करोगे कोई दूसरा आ जाएगा आपकी जगह। ठीक है, और सामूहिकता का भाव थोड़ा सा कम हो गया है। 1991 से पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र में यूनियनों की शक्ति अपेक्षाकृत अधिक थी। उदारीकरण के बाद श्रम बाजार के अनौपचारिकरण होने से यूनियनों की शक्ति घटती गई। अब मजदूर है वो ज्यादातर क्या है, गिग वर्कर होते हैं। गिग वर्कर है वो आपस में मिलते नहीं, आ जाते हैं चले जाते हैं, 2 दिन काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं। ठीक है, या फिर जो कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप के जो लेबर होती है, तो उनका संगठन है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता नहीं है। फिर विखंडन और बहुलता, एक ही उद्योग और उद्यम में अनेक यूनियनों का अस्तित्व आपसी प्रतिनिधित्व और कमजोर सौदेबाजी का कारण बनता है। एक ही संगठन में बहुत सारे हैं वो अलग अलग गुट बन जाते हैं मजदूरों के, आपस में लड़ते रहते हैं। फिर राजनीतिक हस्तक्षेप, कई यूनियन राजनीतिक दलों से सहमत होते हैं जिससे ध्यान श्रमिक कल्याण से हटकर राजनीतिक एजेंडे पर चलता है। हाँ, मैंने बताया था ना, कई दल होते हैं ना जो राजनीतिक दलों से समर्थित होते हैं, तो वो तभी अपनी बात को मतलब उठाते हैं या आंदोलन करते हैं जब उनके राजनीतिक दलों के हितों को साधा जा सके, या फिर राजनीतिक दलों के हिसाब से वो अपनी बात है वो रखते हैं। फिर नई अर्थव्यवस्था में सीमित पहुंच, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, फ्रीलांसर का प्रतिनिधित्व कमजोर है, जिससे बिखरे एवं डिजिटल कार्यस्थलों में संगठन कठिन हो जाता है। ठीक है, श्रमिकों के कम जागरूकता, प्रवासी और अनौपचारिक श्रमिक प्राय अधिकार और अनभिज्ञ रहते हैं, जिससे यूनियन सदस्यता एवं भागीदारी सीमित होती है। मतलब मजदूरों को पता ही नहीं होता उनके क्या अधिकार है, क्या राइट है, तो वो क्या ही करेंगे बेचारे। आगे देखते हैं, ट्रेड यूनियन से संबंधित संवैधानिक सुरक्षा। अब संविधान में क्या क्या सुरक्षाएं हैं जो ट्रेड यूनियन से संबंधित है, या मजदूरों को क्या क्या सुरक्षाएं हैं वो संविधान में दी गई है। सबसे पहले तो मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट है उसमें जो कौन सा फंडामेंटल राइट जो 19(1)(c) है, उसमें जो है ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19(1)(c) संघ या यूनियन बनाने का अधिकार देता है, परंतु यह अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है। तो कई बार आपको ये पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, क्या जो मौलिक 19(1)(c) जो मौलिक अधिकार दिया गया है क्या एक पूर्ण एब्सोल्यूट राइट है? तो ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इस पे कंडीशनल जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो अनुच्छेद 19(4) आर्टिकल नंबर 19(4) में जो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में युक्ति संगत प्रतिबंध की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये पूर्ण अधिकार नहीं है। आप संगठन तभी बना सकते हो जब ये जो चीजें हैं ना, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, भारत की संप्रभुता, अखंडता, इनके ऊपर कोई मतलब आंच नहीं आनी चाहिए, तभी आप बना सकते हो। ठीक है, फिर संविधान हड़ताल का अधिकार नहीं देता। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यूनियन बनाने का अधिकार हड़ताल का अधिकार नहीं है। मतलब आपने यूनियन बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हड़ताल आप करवा सकते हो। ठीक है, हड़ताल गैर कानूनी मानी जाती है। हड़ताल मतलब जहाँ पे जब काम रोक दिया जाता है, ठीक है, तो हड़ताल का अधिकार नहीं है, आपको ध्यान रखना है। मतलब आपको धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। फिर है भारत के नीति निर्देशक तत्व, जो DPSP है, श्रम कल्याण में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उसके अंदर स्टेट को कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि हमें देखो श्रमिकों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, उनके लिए क्या क्या कार्य करना चाहिए। तो ये कुछ आर्टिकल है। आर्टिकल 38 है, न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। फिर दूसरा है जो आर्टिकल 39, पर्याप्त आजीविका सुनिश्चित करना और शोषण को रोकना। ठीक है, तो जनता के साथ जो मजदूरों के साथ जो शोषण होता है उसको रोकने का दायित्व किसका है? स्टेट का है। फिर है आर्टिकल 41, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार।
ठीक है। फिर है अनुच्छेद 42 न्याय संगत और मानवीय कार्य परिस्थिति मातृत्व राहत। ठीक है, कि मतलब है वो आपको इस तरह से डिजाइन करना है वर्क प्लेस को कि वहाँ पे जो माएँ होती है, लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, तो उनके अधिकारों की रक्षा हो, उनको थोड़ी राहत मिले। फिर है 43 जो अनुच्छेद है जीवन निर्वाह योग्य वेतन और सम्मानजनक जीवन स्तर। जो आप कार्य कर रहे हो उसके कार्य के अनुपात में आप उनको वेजेस दो। ठीक है, और जो मिनिमम जो वेतन होता है वो एक सम्मानजनक होना चाहिए ताकि वो अपना जीवन निर्वाह है वो अच्छे से कर सके। फिर 19 नहीं है, आर्टिकल 43A है, 43A ये बाद में जोड़ा गया है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, आर्टिकल 43A। इसमें यह कहा गया है कि जो कोई भी उद्योग है उसका जो मैनेजमेंट है ना, उसमें भी श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। देखो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ये कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते, ठीक है, ये बाध्यकारी नहीं है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते इनको लेके। पर ये क्या कि ये राज्य को इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए ताकि एक अच्छा माहौल बने, मजदूरों के जो है जीवन स्तर अच्छा हो। अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज टीओडी की पॉलिसी से संबंधित है। गृह एवं शहरी कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली के लिए एक नई पारगमन उन्मुख विकास टीओडी नीति की घोषणा की है। ठीक है, तो इन्होंने एक पारगमन उन्मुख डेवलपमेंट, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी है वो बनाई है। किसके लिए? दिल्ली के लिए। ठीक है, तो ये दूसरे स्टेट के लिए नहीं है, दिल्ली के लिए। दिल्ली के अंदर जो रैपिड मेट्रो चलता है, मेट्रो वगैरह जो चलते हैं, तो सरकार चाहती है कि अपन इस तरीके से डेवलपमेंट करें कि जो ट्रांजिट के जो व्हीकल्स है, जैसे मेट्रो है, तो उसके मेट्रो स्टेशन के आसपास ही आप घर बनाएं, वहाँ पे आप जो वर्क प्लेस है वो बनाएं, बिजनेस वगैरह इंस्टॉल करें ताकि आप पैदल है वो वहाँ पे जा सके। ठीक है, तो इससे हेल्थ को भी फायदा होगा आपके। ठीक है, और जो व्हीकल है उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी। ठीक है, तो ये क्या है कि जो मेट्रो स्टेशनों के आसपास डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्लान बनाया गया। ठीक है, तो टीओडी परियोजना सामान्यतः आवासीय, वाणिज्यिक और मनोरंजन स्थलों को पारगमन केंद्रों के निकट पैदल दूरी पर संयोजित करती है। देखो ये मंत्री जी है मनोहर लाल जी खट्टर, ये गृह एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मिनिस्टर है। यह पहल व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य दिल्ली मेट्रो और क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली आरआरटीएस कॉरिडोर सहित जन परिवहन नेटवर्क के साथ एकीकृत शहरी विकास को बढ़ावा देना। मतलब शहरी विकास को इस तरीके से बढ़ावा देना कि उसमें है वो मतलब कंजेस्टेड भी नहीं हो चीज़ें, और जो आप है वो आपको व्हीकल के ऊपर भी ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं हो। ठीक है, आप पैदल है वो आ जा सको, मेट्रो से आप है वो जो घूम सको। तो टीओडी का लाभ क्या क्या है? ठीक है, लाभ है बेहतर जीवन गुणवत्ता, रहने, कार्य करने और मनोरंजन के लिए उत्तम स्थल, कि भाई आप रहने के जो मेट्रो स्टेशन के पास ही आप रह रहे हो, ठीक है, वहीं पे आपका जो है कार्यस्थल है। ठीक है, या फिर आपका कार्यस्थल ऐसा है कि आप आसानी से मेट्रो से वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, आप जो मनोरंजन के साधन है वो भी आसपास होने चाहिए। ठीक है, फिर अधिक गतिशीलता, आवागमन में सरलता होगी, यातायात जाम, सड़क दुर्घटना और चोटों में कमी आएगी। फिर ज़्यादा आप है वो विकल्प में या फिर गाड़ियों में नहीं घूमोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। परिवहन और घरेलू व्यय में कमी जिससे आवास अधिक सुलभ होगा। ठीक है, फिर स्वस्थ जीवन शैली, अधिक पैदल चलना, कम तनाव। आप पैदल ज़्यादा चलोगे, भाई जैसे मान लो 500 मीटर की दूरी है तो आप कोई किसी गाड़ी में बैठ के नहीं जाओगे, आप पैदल पैदल जाओगे अपने घर। ठीक है, जिससे आपका हेल्थ थोड़ा ठीक होगा। आजकल तो व्यक्ति क्या है कि 50 मीटर भी है वो बिना व्हीकल के नहीं जाता। फिर क्षेत्रीय व्यवसायों के लिए पैदल यातायात और ग्राहकों में वृद्धि। फिर विदेशी तेल पर निर्भरता में कमी, प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति में कमी। अब जैसे व्हीकल कम चलेगा, गाड़ियाँ कम चलेगी तो पेट्रोलियम कम खर्च होगा तो फिर अपने इंपोर्ट भी कम करना पड़ेगा, पोल्यूशन भी कम होगा, सारी चीज़ें फायदा ही फायदा है। दिल्ली की टीओडी नीति की प्रमुख विशेषताएं, अब विशेषताएं क्या क्या है देख लेते हैं अपन। ठीक है, उद्देश्य दिल्ली में निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लिए बड़े पैमाने पर नियोजित सस्ती आवास परियोजनाएं तैयार करना। ठीक है, तो ये मेनली इसका देखो उद्देश्य क्या है, निम्न और जो मध्यम आय वर्ग है। ठीक है, तो उसके लिए है वो इस तरह की आवास परियोजनाएं पैदा करना। देखो मेट्रो में जो एलिट क्लास है वो तो जाएगी नहीं, ठीक है, या फिर बसों के अंदर वो भी वो नहीं करेगी ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उनके अपने पर्सनल व्हीकल्स होंगे। तो यहाँ पे निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए ही ये परियोजना है। अब इसमें शामिल क्षेत्र कौन कौन से? देखो मेट्रो लाइनों के 500 मीटर के अंदर, 500 मीटर, फिर आरआरटीएस कॉरिडोर और रेलवे स्टेशनों के निकट क्षेत्रों का विकास सेतु खोलना।
अब इसमें कितना एरिया शामिल किया गया है? 207 वर्ग किलोमीटर। कितना? 207 वर्ग किलोमीटर टीओडी के लिए चिन्हित किया गया है। इसमें लगभग 80 वर्ग किलोमीटर भूमि पुलिंग क्षेत्रों, निम्न घनत्व आवासीय क्षेत्रों और अधिकृत कॉलोनियों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो 207 वर्ग किलोमीटर टोटल है। उनमें से 80 वाला जो 80 वर्ग किलोमीटर है वो जो है निम्न घनत्व वाले जो है जहाँ पे कम लोग रहते हैं। ठीक है, और अनधिकृत जो कॉलोनियाँ हैं, जो ऑथराइज नहीं है कॉलोनियाँ, उसको शामिल किया गया है। फिर ये इस योजना में क्या क्या है? टीओडी क्षेत्रों में अनुमत निर्मित क्षेत्र का 65% आवास हेतु उपयोग होगा। मतलब जो टोटल जो क्षेत्र है ना 207 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें से 65% तो किसके लिए? आवास के लिए होगा। और जिसमें इकाई का आकार लगभग 100 वर्ग मीटर तक सीमित रहेगा ताकि यह सुलभ रहे। एक यूनिट पे जो काम होगा ना वो 100 वर्ग किलोमीटर का होगा। और जो बाकी जो 35% है वो वाणिज्यिक गतिविधियों, कार्यालय और अन्य सुविधाओं के लिए होगा, जिसमें मिश्रित उपयोग वाले पड़ोस विकसित हो सकेंगे। फिर अब इसमें क्या है? मेन पॉलिसी क्या है? पैदल चलने की सुविधा को प्रोत्साहित करना है। क्या है? इसको पैदल चलाना है जनता को। ठीक है, जिससे आवासीय समूहों को निकटवर्ती पारगण में स्टेशनों से जोड़ते हुए पैदल मार्ग का प्रावधान है। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना कि लोग ज्यादा से ज्यादा पैदल चलना को प्रीफर करें, ना कि गाड़ियां यूज करने को। संशोधित मानदंड न्यूनतम भूखंड आकार को काफी कम करते हैं और अनुमत फ्लोर एरिया, जो फ्लोर एरिया है उसको बढ़ाता है, जिससे गन्नी निर्माण की अनुमति मिलती है। तो ये थोड़ा सा डेंसिटी के साथ डेवलप करने का प्लान है ये। फिर इसका निष्कर्ष क्या है अपन देखते हैं। ये आधुनिक गतिशीलता आवश्यकताओं के अनुरूप सघन, कुशल और सतत शहरी स्थानों के निर्माण की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। भाई अब जो सिटी जिस तरह से बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से अपन किस तरीके से प्लानिंग करनी है, इन सब के लिए फायदेमंद है। भूमि उपयोग को दिल्ली मेट्रो और क्षेत्रीय तीव्र पागमन प्रणाली जैसे जन परिवहन कॉरिडोर के साथ एकीकृत करते निजी पहुंच में सुधार, भीड़ भाड़ में कमी एवं समग्र जीवन गुणवत्ता में वृद्धि की क्षमता रखती है। ठीक है, तो मतलब मेट्रो के आसपास है वो, उसमें भीड़ भाड़ थोड़ी कम हो जाएगी, यूज है वो यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तभी इसकी सफलता नियामक सरलता और घनत्व लक्ष्यों से आगे बढ़कर संदर्भ विशिष्ट योजना, पैदल यात्री अनुकूल डिजाइन और रहने योग्य वातावरण को प्राथमिकता देने पर निर्भर है। ठीक है, तो ये इसका निष्कर्ष हो गया। तो ये टीओडी पॉलिसी थी, तो दिल्ली के लिए लाई गई थी, और दिल्ली में मेट्रो के आसपास जो है क्षेत्र उनको विकसित किया जाएगा। 207 वर्ग किलोमीटर है इसका टोटल टारगेटेड एरिया है। देखो अगली न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये प्राइवेट स्कूल है, उनको थोड़ा सा यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है कि वो अपनी मनमानी नहीं करे। उस मनमानी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन दिया है कि प्राइवेट स्कूलों को भी आरटी के तहत है वो एडमिशन देना पड़ेगा, नहीं तो आपकी मान्यता चली जाएगी। क्या प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं? ज़्यादातर आरटी के तहत है वो मतलब गरीब लोगों को एडमिशन देते ही नहीं है वो, क्योंकि उनकी फीसें बहुत ज़्यादा होती है, सरकार फीस उनको थोड़ा कम देती है। फिर जो हायर सोसाइटी के जो बच्चे होते हैं वो उनके साथ बैठना नहीं चाहते, तो ये स्कूलों की बड़ी समस्याएं होती है। मतलब ये माइंडसेट होता है, समस्या तो क्या है, इसलिए वो एडमिशन लेने के इच्छुक होते नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अब आप बाध्य हो, आप नहीं दोगे तो आपकी मान्यता खत्म हो जाएगी, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम के तहत छात्रों के अनिवार्य प्रवेश एडमिशन संबंधी प्रावधान को उचित ठहराया। निजी स्कूलों के अंदर है ये मेनली। ठीक है, फिर उच्चतम न्यायालय ने लखनऊ पब्लिक स्कूल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, ठीक है, तो ये कौन सा मामला? लखनऊ पब्लिक स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है, उसने बात दायर किया था कि भाई हम बाध्य नहीं है आरटी के तहत एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर डिसीजन दिया। मामले में यह निर्णय लिया गया कि नेबरहुड स्कूल आरटी अधिनियम 2009 के तहत पात्र छात्रों के तत्काल प्रवेश देने के लिए बाध्य हैं। तो इस वर्ड पे फोकस करना है, किस पे? बाध्य। और एक देखो, एक नेबरहुड स्कूल क्या होता है? जहाँ बच्चा रह रहा है उसके आसपास का स्कूल, जहाँ से बिलोंग करता है बच्चा, उसके जो आसपास का स्कूल है उसमें एडमिशन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आरटी के तहत है वो 100 किलोमीटर दूर बच्चों को एडमिशन दे दो। ठीक है, तो ये बाध्य है, प्राइवेट स्कूल भी अब बाध्य हो गए हैं। और ये एक्ट का ध्यान रखना है, तो आरटी एक्ट है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, ये वो अपन देखेंगे आगे इसको। फिर सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियां क्या क्या थी? न्यायालय ने क्या क्या टिप्पणियां की? सबसे पहले तो मौलिक अधिकारों की परिवर्तनता पर बात की, निजी स्कूलों पर बाध्यकारी दायित्व थोपे मतलब दिए गए। फिर आरटी एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में उन्होंने बताया है। फिर अनुपालन न करने पर जो चेतावनी है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है।
सबसे पहले मौलिक अधिकारों की जो परिवर्तनता है, मतलब आप है वो फंडामेंटल राइट है। आरटी एक्ट किसके तहत लाया गया? जो 21A है, प्राण और दयी स्वतंत्रता, लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के तहत ये जो एक्ट लाया गया था कि जो बच्चों को है मुफ्त जो शिक्षा है, 6 से लेके 15 साल तक के बच्चे हैं, 6 से 14 है, सॉरी 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं ना, उनको जो है आसपास के स्कूलों के अंदर है वो मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए, ये उनका अधिकार है। मौलिक अधिकार की परिभाषा, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय निर्धारित किया कि पात्र बच्चों को प्रवेश से वंचित करना अनुच्छेद 21A का उल्लंघन है। इससे शिक्षा का अधिकार केवल एक आकांक्षा, एस्पिरेशन मात्र न रहकर एक कानूनी रूप से परिवर्तनीय अधिकार बन गया है। ठीक है, अब आप है वो ये कानूनी रूप से बाध्यकारी हो गया है। फिर निजी स्कूलों पर बाध्यकारी दायित्व, निजी वित्त पोषित, निजी स्व वित्त पोषित जो प्राइवेट स्कूल्स है और वो सरकार से कोई फंडिंग नहीं लेते हैं, खुद का पैसा खुद ही जो है इन्वेस्ट करते हैं, उन स्कूलों को भी बाध्य है क्योंकि उनको सरकार ने मान्यता दे रखी है स्कूल चलाने की। स्व वित्त पोषित नेबरहुड स्कूल, नेबरहुड स्कूल्स राज्य द्वारा आवंटित छात्रों को प्रवेश देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। ठीक है, वे पात्रता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णयों की वैधता को चुनौती नहीं दे सकते। अब जो इसकी जो एलिजिबिलिटी रहेगी बच्चों की क्या रहेगी, वो जो है सरकार के अधिकारी है वो डिसाइड करेंगे, उसको है वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। भाई वो तो कहेंगे भाई हम तो इन बच्चों को लेंगे, अपनी इच्छा से लेंगे, वहाँ पे एक लॉटरी सिस्टम होता है, लॉटरी सिस्टम के तहत आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, आरटी एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने आरटी के क्रियान्वयन को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में वर्णित किया जो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक मिशन है। ठीक है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, एक मिशन के रूप में है और ये देश के लिए बहुत ही जरूरी है। अनुपालन न करने पर चेतावनी, स्कूलों द्वारा प्रवेश में किसी भी प्रकार का इनकार या विलंब शिक्षा के अधिकार को एक खोखला वादा बना देगा जिससे इस संवैधानिक गारंटी का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। तो सरकार ने चेतावनी दी, नहीं कोर्ट ने चेतावनी दी है कि भाई यदि ऐसा नहीं होगा, ये एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता है तो ये खोखला वादा होगा जिसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस एक्ट को जो है सही तरीके से इंप्लीमेंट करना बहुत ही जरूरी है। फिर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, आरटी एक्ट 2009 के बारे में, इसको अपन आरटी एक्ट के बारे में देखते लेते हैं। संवैधानिक आधार क्या है इसका? इसमें संविधान के अनुच्छेद 21A की प्रभावी बनाने के लिए लागू किया गया है। तो आर्टिकल 21A कौन सा है? आर्टिकल जो 21 है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसके अंदर उसके बहुत सारे सब क्लॉज है। उसमें 21A नाम से ये आर्टिकल कब लगाया गया? ये है 86वें संविधान संशोधन में आया था, ये 2002। तो आरटी एक्ट कब, मतलब जो अनुच्छेद 21 के अंदर जो शिक्षा का जो अधिकार है वो कब सम्मिलित किया गया? 2002 के अंदर 86वां संविधान संशोधन है उसमें शामिल किया गया था। फिर 2009 के अंदर ये एक्ट लाया गया, आरटी एक्ट। ठीक है, द्वारा संविधान में जोड़ा गया। ये अनुच्छेद सभी बालकों 6 से लेकर 14 वर्ष को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो ये क्या करता है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है वो उसका अधिकार है वो देता है सभी बच्चों को। कौन सा है? आर्टिकल 21A है। संविधान संशोधन कौन सा है आपको ध्यान रखना है? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। ठीक है, तो ये तो इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस हो गया। फिर मुख्य प्रावधान क्या क्या है? आरटी अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक नेबरहुड स्कूल में प्रत्येक बच्चे 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देते हैं। ठीक है, तो सबसे जो नियर वाली जो मतलब पास वाली जो स्कूल है उसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देते हैं। ठीक है, अब जो प्राइवेट स्कूल है जो खुद के फंड से चल रही है तो उनमें भी आपको 25% है वो उन बच्चों को लेना पड़ेगा। ठीक है, अब उसका जो पैसा है वो सरकार देगी और उसकी जो फीस है वो भी सरकार ही डिसाइड करेगी, आप नहीं डिसाइड करोगे। ठीक है, तो स्कूल स्थापित करना तथा अवसंरचना विकास, शिक्षक और सीखने की सुविधा प्रदान करना समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकार अथॉरिटी का कर्तव्य है। फिर 25% आरक्षण का जो प्रावधान है जो निजी स्कूलों में, समावेशी और समतापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल, निजी स्कूल है और सरकार से कोई भी सहायता प्राप्त नहीं करते हैं, स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25% आरक्षण दिया गया है कि जो 100 बच्चे यदि उस स्कूल में है, उस क्लास में है, तो आप जो 25% बच्चे हैं वो वंचित वर्ग से होंगे, ईडब्ल्यूएस वर्ग से होंगे। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है और वंचित वर्ग से है। ठीक है, बाकी 75% आप किसी को भी एडमिशन तो कोई दिक्कत नहीं है।
पर 25% उन बच्चों को लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको लॉटरी खोलनी पड़ेगी, आप अपनी मर्जी से भी नहीं ले सकते। तो इसके बदले स्कूलों को प्रति छात्र व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको कुछ पैसा देती है, फिक्स अमाउंट है वो देती है कि आप पढ़ाओ और हम आपको पैसा दे देंगे, ठीक है। पर इसमें देखो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो प्राइवेट स्कूल होता है वो, उनके में 100 प्रकार के खर्चे होते हैं, ठीक है। आपको हर सप्ताह वो कुछ न कुछ देते रहेंगे, आप ये ड्रेस लाओ, ये वो अलग ड्रेस कोड लेके आओ, ये आइटम लेके आओ, ठीक है। तो वो आपको बहुत सारा जो बर्डन है वो आपके देते ही रहते हैं, बैग का, ड्रेस का, किताबों का, ठीक है। तो आरटी वाले बच्चे भी वहाँ पे परेशान हो जाते हैं। क्रियान्वयन में चुनौतियां क्या क्या है? स्कूल स्तर पर विरोध। निजी स्कूल ईडब्ल्यूएस छात्रों को प्रवेश देने का विरोध करते हैं, पर निजी स्कूल देना ही नहीं चाहते एडमिशन। फिर छिपी हुई लागत का बोझ, जो मैंने अभी बात कही, यूनिफॉर्म, किताबें और अन्य सामग्री का खर्च गरीब परिवार के बच्चों को उठाना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो उनको फिर है वो इंसल्ट फील होती है, क्योंकि जो हायर सोसाइटी वाले बच्चे हैं वो तो आसानी से ले आते हैं, ठीक है। वो बढ़िया बढ़िया ड्रेस, मतलब अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ले आते हैं। गरीब परिवार का बच्चा है वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं ले पाता या फिर ला भी नहीं पाता, ठीक है। तो स्कूल की फीस मान लो नहीं लग रही हो, फिर भी जो है हिडन जो चार्जेस है वो भी बहुत बर्डन पैदा कर देते हैं। सरकार को इस पे भी थोड़ा सा देखना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। फिर अन्य मुद्दे, निगरानी व्यवस्था कमजोर है, जवाबदेही सीमित है, राज्यों के बीच में क्रियान्वयन और परिणामों के अंतर देखने में मिलता है। एक तो कोई सर्विलांस है नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बहुत कम है, मतलब सरकार ध्यान ही नहीं देती। जैसे चल रहा है, ठीक है, एडमिशन हो गया, बढ़िया है, अब स्कूल वाले कितना लूट रहे हैं आपसे, आपको जो 1000 रुपये की किताबों के 5000 रुपये ले रहे हैं, ये सब ऐसे ही चलता रहता है। आपने बीच में एक वो वीडियो देखा होगा सेटअप वाला, एक मैडम जी है वो बहुत जोर जोर से उनको सेटअप बोल रही है पेरेंट्स को, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल का मामला तो बहुत खतरनाक ही है। ठीक है, राज्यों के बीच क्रियान्वयन और परिणामों के अंतर देखने को मिलता है। फिर यह शिकायत निवारण तंत्र पर्याप्त नहीं है। फिर अंतिम जो लास्ट माइल तक सेवाएं पहुंचने में भी काफी कठिनाई आती है, तो इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। अधिकारी थोड़ा सा सीरियसली काम नहीं करते। अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसका क्या इंपॉर्टेंस क्या है वो अपन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय का महत्व क्या है? समानता, ये तो समानता स्थापित करने के लिए लैंडमार्क डिसीजन है। बंधुत्व, बंधुत्व भाई जैसे गरीब बच्चा भी वहाँ पढ़ेगा, अमीर बच्चा भी वहाँ पे पढ़ेगा, तो उनके बीच में बॉन्डिंग होगी। तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, पर कई लोग दोस्त बनेंगे, कई लोग दोस्त नहीं बनेंगे। एक कोठारी आयोग ने जो कहा था कि कॉमन स्कूल सिस्टम, ठीक है, तो उसका सपना यहाँ पे साकार हो सकता है कि भाई कॉमन स्कूल मतलब जिसमें हर वर्ग के बच्चे हैं वो उसमें पढ़ाई करते हो, ऐसा कोई भेदभाव नहीं हो कि भाई ये अमीर का बच्चा है, ये गरीब का बच्चा है। तो समानता में ये निर्णय बचपन से ही वास्तविक समानता और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो छोटे बच्चे, उनको भी लगता है कि जो आरटी के तहत एडमिशन मिल जाता तो कि भाई मैं अच्छी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं भी वही पढ़ रहा हूँ जहाँ एक अमीर बच्चा पढ़ रहा है, तो ये समानता फील होती है। फिर बंधुत्व, यह निर्णय एक मुख्य संवैधानिक सिद्धांत के रूप में बंधुत्व को परिवर्तन और व्यवहारिक अर्थ प्रदान करता है। फिर कोठारी आयोग, कोठारी आयोग कब बना था? 1964 में, 66 तक था, ठीक है। तो एजुकेशन संबंधित द्वारा परिकल्पित कॉमन स्कूल सिस्टम के सपने को साकार करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंस है इस डिसीजन के। फिर शिक्षा के अधिकारों से संबंधित अन्य संवैधानिक प्रावधान, और क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है, डीपीएसपी में क्या कहा गया है, जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें क्या कहा गया है। तो मूल कर्तव्य, हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये आर्टिकल 51A के माता पिता का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वे 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें, ठीक है। तो ये माता पिता का कर्तव्य है कि आप जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको आप शिक्षा दो, उनको कोई काम पे नहीं भेजे, ठीक है, और उनसे कोई काम करवाने की उम्मीद नहीं करें। उनको फिर सिर्फ एजुकेशन दिलवाए, उनको खेलने दें ताकि उनके व्यक्तित्व का विकास हो, उनके शारीरिक विकास हो, ठीक है। फिर राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, जो डीपीएसपी है, उसमें संवैधानिक आधार क्या है? तो उसमें देखो क्या क्या बातें कही। जो आर्टिकल जो 45 जो आर्टिकल था, तो पहले उसके अंदर क्या प्रोविजन था कि जो है 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, उनको मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर उसको सरकार ने क्या कर दिया, उसको मौलिक अधिकार बना दिया 21A के तहत। तो फिर उसमें जो 45 वाला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 45, उसमें क्या कर दिया कि सरकार ने ये लिख दिया कि 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको राज्य सरकार है वो अपनी तरफ से मुफ्त शिक्षा देगी, अनिवार्य शिक्षा देगी।
तो शिक्षा के अधिकार का आधार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत डीपीएसबी में निहित है, जहां अनुच्छेद 45 प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा 6 वर्ष को अनिवार्य बनाता है कि भाई 6 साल तक का बच्चा है उसे उसकी कोई निःशुल्क शिक्षा है उसको दी और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा है वो 6 साल, मतलब वैसे तो नॉर्मली मतलब जो आंगनवाड़ी वगैरह की जो शिक्षा होती है ना, वो 6 साल से कम तो एडमिशन भी नहीं लेती सरकार पहली क्लास में, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को अनिवार्य, और अनुच्छेद 39F बाल विकास और गरिमा पर जोर देता है। तो ये भी बच्चों के जो बाल विकास और गरिमा पे, कौन सा 39F जो आर्टिकल है जो डीपीएसपी का, और कौन सा जो आर्टिकल 45 है वो 6 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करवाने का राज्य को निर्देश देता है। अब अपन देखते हैं अगली न्यूज। अगली न्यूज है पंचायती राज से संबंधित है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत उन्नति सूचकांक, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0, कौन सा 2.0 जारी किया। पहला ये 1.0 आ चुका है पहले। वर्ष 2023-24 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 देश की 2.5 लाख से अधिक पंचायतों के प्रदर्शन पर आधारित एक रिपोर्ट कार्ड है। 2023-24 के जो ईयर है उसके ऊपर आधारित है ये, और उसमें 2.5 लाख पंचायतों को है वो सर्वे किया गया है, उनमें कितनी प्रोग्रेस हुई है उसका एक रिपोर्ट कार्ड है कि पंचायतों में कितना विकास हुआ है। कौन सा मंत्रालय है? केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। अब इसमें रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया अपन देखेंगे, ठीक है। पंचायत उन्नति सूचकांक, ठीक है, इसको पंचायत विकास सूचकांक भी कहते हैं, ठीक है, दोनों वर्ड काम आ सकते हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया है। परिचय, ये विश्व का पहला ऐसा राष्ट्रीय ढांचा है जो वस्तुनिष्ठ और सत्यापन योग्य संकेतकों का उपयोग करके ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं, ग्राम पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों की प्रगति को मापता है, ठीक है, कि भाई पंचायतों ने और जो स्थानीय निकाय है उनके कितनी प्रोग्रेस की है, ठीक है, उसको मापने के लिए जो संकेतक बनाए गए हैं उनके हिसाब से। और वो कैसे संकेतक है? सत्यापन करने योग्य संकेतक है, ऐसा नहीं कि भाई हवाबाजी हो रही है, ठीक है। तो ये वस्तुनिष्ठ और सत्यापन योग्य संकेतक है, मतलब ऑब्जेक्टिव आंसर ऐसे होते हैं ना, क्वेश्चनरी है बना के इन्होंने ये सैंपलिंग की है, ठीक है। फिर संकेतक क्या होता है? 150 तो इंडिकेटर्स है इसमें और 230 डेटा बिंदु है, ठीक है, 220 डेटा बिंदु उनके ऊपर आधारित है। देखो 1.0 था ना जो, उसमें थोड़े ज़्यादा थे, अब इसमें सुधार किया गया और थोड़े से कम किए गए ताकि सैम्पलिंग है वो बेहतर हो चुके। सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग मतलब आप जो डेटा लेते हो ना उसको सैम्पलिंग कहते हैं। घर घर जाके जो अभी जनगणना वाले आएंगे ना ये सैम्पलिंग करेंगे, ठीक है, तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? सैम्पलिंग कहते हैं। ये सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण, जो एसडीजी होता है ना उसका लोकलाइजेशन है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं ना, 17 गोल्स है, ठीक है, तो वो उन पे जो है कोई भी पंचायत है वो कितना प्रोग्रेस कर रही है, स्थानीय स्तर पे एसडीजी का डेवलपमेंट कितना हो रहा है, कितनी प्रोग्रेस हो रही है, उसके ढांचे पर आधारित है। और इसमें 17 वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों को समेकित कर पंचायत राज संस्थाओं के लिए प्रासंगिक 9 विषयगत क्षेत्रों, थीमेटिक एरियाज में विभाजित किया गया है। मतलब 9 अलग अलग टाइप के एरियाज है बांटे गए हैं। उन 9 एरियाज में देखा गया कि किस एरिया में कितनी प्रोग्रेस हुई है। अब वो 9 कौन कौन से एरियाज है वो अपन देखते हैं। 9 एरिया देखो ये दिए गए, 9 विषयगत क्षेत्र, थीमेटिक एरियाज। पहली थीम है गरीबी मुक्त और पंचायतों में बेहतर आजीविका, कि कौन से जो है पंचायत है वहाँ पे आजीविका बेहतर तरीके से दी जा रही है। फिर दूसरा है स्वस्थ पंचायत, तीसरा है बाल अनुकूल पंचायत, बच्चों के अनुकूल है कि नहीं है पंचायत, ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए ग्राउंड है कि नहीं है वहाँ पे, आंगनवाड़ी है कि नहीं है, ठीक है, जो हेल्थ का जो है फैसिलिटी है कि नहीं है, स्कूल वहाँ पे जो कैसी है, किड्स स्कूल कैसे है, इन सब पे। फिर है जल पर्याप्त पंचायत, मतलब पानी की सुविधा क्या है, स्वच्छ और हरित पंचायत, ठीक है। फिर आत्मनिर्भर अवसंरचना वाली पंचायत, कौन सा? थीम नंबर 6, ठीक है। फिर 7 नंबर है सामाजिक रूप से न्यायी और सुरक्षित पंचायत, ठीक है। फिर है 8वीं है सुशासन वाली पंचायत। फिर 9वां है थीम महिला अनुकूल पंचायत। तो ये 9 थीम है, 9 थीमेटिक एरियाज है, ठीक है। इनको कंसिडर करके इसमें कैलकुलेशन किया गया है, ठीक है। इंडिकेटर्स कितने हैं? 150 इंडिकेटर्स है इसमें, 230 इसमें जो पॉइंट्स है उनको लेके एक ऐसा डेटा बनाया गया है, उससे फिर एनालिसिस किया गया है। फिर अपन आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। फिर प्रदर्शन श्रेणियां, अब कौन सी पंचायत किस श्रेणी के अंदर है उसको अपन देखते हैं, ठीक है। PAI स्कोर और विषयगत स्कोर के आधार पर ग्राम पंचायतों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला कौन सा है? एक अचीवर श्रेणी है, जिन्होंने हासिल कर लिया अच्छा कुछ 90+। इसमें देखो वैसे 90 भी सम्मिलित है, 89+ है वैसे इसमें,
89 प्लस, ठीक है 89 यहाँ तक होगा, नहीं मतलब 90 और उससे ऊपर का स्कोर जिन्होंने हासिल किया है तो वो अचीवर होते हैं, अचीवर कोई भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर है फ्रंट रनर। सेकंड नंबर क्या है? फ्रंट रनर 75 से अधिक और 90 से कम, मतलब 89 तक। फिर है परफॉर्मर तीसरा, जो 60 से अधिक और 75 से कम। फिर एस्पिरेंट है जो 40 से अधिक और 60 से कम है। बिगिनर क्या है? जो 40 से कम है, बिगिनर जो जिसने अभी शुरुआत ही की है, भाई कोई प्रोग्रेस ज़्यादा हुई नहीं है। तो ये 5 अलग अलग श्रेणियां हैं, इसमें बांटा गया है। इसमें जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है उसकी 5 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेंट और बिगिनर, ठीक है। अब कौन सी पंचायत किस में आती है उसका थोड़ा एनालिसिस भी अपन देखेंगे। इसके महत्व और विशेषताएं क्या है वो देख लेते हैं पहले। ये सूचकांक ग्राम पंचायतों को अपनी स्थानीय जरूरतों को समझने, लक्षित योजनाओं बनाने और समय के साथ अपनी कार्य की प्रगति को देखने में मदद करता है, ठीक है। तो वो ये मतलब इससे पता चलेगा कि भाई आपको क्या क्या और ज़रूरतें हैं, किस चीज़ में सुधार करना है, किस में अपना सुधार कर लिया है, ये सब मतलब एक आपके पास एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। ये सर्वोत्तम कार्य प्रणाली, बेस्ट प्रैक्टिसेज को रेखांकित करके स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और उच्च प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करने में सहायता करता है। इससे विकास के बेहतर परिणाम होते हैं। मतलब इसमें देखते हैं कि भाई जो कौन से जो तरीके हैं वो सबसे बेस्ट है, और जो बेस्ट तरीके से कार्य करता है उसको फिर वहाँ पे पुरस्कृत भी करते हैं, उसको इनाम अवार्ड दिया जाता है। इससे मोटिवेशन मिलता है, कंपटीशन बढ़ता है और बेहतर तरीके से कार्य करती है पंचायतें। फिर इसके पूरे निष्कर्ष क्या क्या है? पंचायत उन्नति सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष भाई क्या क्या उन्होंने ग्राउंड पे देखा है कि पंचायत उच्च राष्ट्रीय भागीदारी, ये 97.3 भागीदारी हासिल की गई, जिसमें 259 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने मान्य डेटा प्रस्तुत किया, ठीक है। तो ये 2.59 जो पंचायत है उन्होंने डेटा दिया है, और इसमें भागीदारी कितनी है? देखो 97.3 है, मतलब इतनी जो पंचायतें हैं, मतलब लोगों ने इतना कंट्रीब्यूट किया है उसमें। PI1 में 80.79 की कुल तुलना में यह उल्लेखनीय सुधार है, जो बेहतर संस्थागत स्वीकृति को दर्शाता है। मतलब जो सैंपलिंग है वो ज़्यादा बेहतर रही है, ज़्यादा लोगों से है वो क्वेश्चन किए गए हैं, उनसे डेटा लिए गए हैं, ठीक है। फिर पंचायतों का प्रदर्शन वितरण, 1,18,824 पंचायतें लगभग 45.7% उत्कृष्ट प्रदर्शन करता 20 श्रेणी में आती है, ठीक है। और ए श्रेणी में कितनी आती है? बी श्रेणी में सबसे ज़्यादा है, देखो कितनी? 45.7%, ठीक है। और 3,635 पंचायतें अग्रणी ए श्रेणी में आती है। किसी भी ग्राम पंचायत ने सर्वोच्च अचीवर श्रेणी हासिल नहीं की है, ठीक है। तो अचीवर में कोई नहीं है, बाकी जो सेकंड ए है, ए प्लस में कोई नहीं है, ए में है 3635, और जो बी जो ग्रेड है, ठीक है, उत्कृष्ट प्रदर्शन है, वो 1,18,825 पंचायतों का है, ठीक है, जो तीसरे नंबर की कैटेगरी है। फिर है सांकेतिक ढांचा स्तर संकेत बनाया गया है। पहले संकेतकों की संख्या कितनी? 516 थी, उसे घटाकर 150 कर दी गई, जिससे उपयोगकर्ता और नीतिगत संरक्षण में सुधार हुआ है, मतलब कम बर्डन होता है, शॉर्ट एंड स्वीट काम किया गया है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और शासन जैसे 9 जो SDG है, लोकल SDG विषयों को शामिल किया गया है। जो 9 थीमेटिक जो एरिया थे, विषयगत क्षेत्र है, उसको शामिल किया गया था, ठीक है। तो इसमें देखो उच्च राष्ट्रीय भागीदारी रही, पंचायतों का प्रदर्शन है वो कौन कौन सा कितना रहा, ठीक है, 1,18,000। फिर जो वो तो कितना बी ग्रेड का रहा है 3635 की तरह ए, और कोई भी ए प्लस कोई भी हासिल नहीं कर पाई। एक मिनट, एक और था इसमें यार, इसमें एक स्लाइड है ना गायब हो गई। इसमें देखो जो त्रिपुरा है ना वो सबसे आगे रहा है इसमें। कौन सा? त्रिपुरा, हाँ ये रहा, सॉरी है ना, ये तो मैंने पंचायत उन्नति मुख्य परिणाम ये अपन ने देखा नहीं थोड़ा सा, ठीक है। राज्य स्तरीय प्रदर्शन है वो शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। मतलब स्टेट के हिसाब से सबसे बेस्ट कौन सा है? त्रिपुरा, फिर केरल, फिर ओडिशा, ठीक है। अपने साइड के एक भी नहीं है। फिर प्रदर्शन, किसी भी ग्राम पंचायत में सर्वोच्च अच्छी और A+ श्रेणी हासिल नहीं की है। फिर पंचायतों की सर्वाधिक संख्या बी ग्रेड श्रेणी में रही है, तो बी ग्रेड अपन ने देखा था, बी ग्रेड का ज्यादा है 45.7%, 1,18,824 पंचायतें हैं वो बी ग्रेड में शामिल है। बी ग्रेड परफॉर्मेंस रही है उनकी। बी ग्रेड कौन सी है? देखो नाम क्या है उसका बी ग्रेड का, हाँ इसमें नाम दे देखो, ये A+ है, ये है ये B+B, ये वाली रही। हाँ तो अब अगली न्यूज अपन देखते हैं।
अगली न्यूज क्या है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, यहाँ पे ये फोटो दे रखी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये क्या होता है? एक आपने नाम सुना होगा आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है देखो, दिवाला और शोधन असमता संहिता। जो आईबीसी है, कोई भी कंपनी होती है दिवालिया हो जाती है तो उसकी जो प्रोसेस की जाती है और उसकी जो कार्रवाई है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में होती है। फिर उसकी अपील है वो आगे और होती है, फिर उससे भी ज़्यादा अपील होती है वो फिर सुप्रीम कोर्ट में होती है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण एनसीएलटी की पीठों के समाधान योजनाओं को मंजूरी देने में हो रही देरी पर स्वतः संज्ञान लिया। क्या है देरी हो रही है ज़्यादा, मतलब जो दिवालियापन जो संहिता है, मतलब जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी देरी हो रही है, कंपनियों को रिजोल्यूशन हो नहीं रहा है, तो स्वतः संज्ञान लिया है कोर्ट ने। फिर एनसीएलटी क्या होती है? ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्थापित एक अर्ध न्यायिक निकाय है। क्या है? अर्ध न्यायिक है ये। ठीक है, तो ये दीवानी मामलों में जो न्याय करता है, क्रिमिनल्स मामलों में नहीं करता है, तो इसको ऐसी चीजों को क्या कहते हैं अपन? अर्ध न्यायिक कहते हैं। ठीक है, भूमिका ये कंपनियों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित विवादों को निपटारा करता है। ठीक है, कंपनियों के आपस में जो लड़ाई झगड़े हो गए हैं, दिवालापन संहिता है, कोई भी दिवालिया हो गई घोषित, तो उसको कैसे प्रोसेस करना है, ठीक है, तो उनसे संबंधित ये मामले देखता है। फिर दिवाला समाधान प्राधिकरण है, यह दिवाला और शोधन असमता संहिता आईबीसी 2016 के अंदर ये एक्ट आया था, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत न्याय निर्णय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो एनसीएलटी ये दिवाला समाधान प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये कौन से एक्ट के तहत? आईबीसी 2016। इसके उद्देश्य क्या है? कंपनियों से संबंधित सभी मामलों को एक ही प्राधिकरण के अंतर्गत लाना। अब कंपनियों के जो भी मैटर होते हैं ना, वो एनसीएलटी के तहत ही आते हैं सारे। ठीक है, फिर रुग्ण, बीमार और संकटग्रस्त उद्योगों से संबंधित मामलों का निपटारा। कोई भी जो ऐसे जो उद्यम है जो चल नहीं पा रहे हैं, जो रुग्ण जिसको अपन कहते हैं, ठीक है, और संकटग्रस्त उद्योग है, उनका समाधान करना। फिर अपीलीय निकाय, इससे निर्णय के खिलाफ अपीलीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण एनसीएलटी है जो, ठीक है, उसमें या इसकी जो है अपील की जाती है निर्णय के खिलाफ। जो एनसीएलटी की जो शिकायत होती है वो उसमें किस में की जाती है? एनसीएलटी में की जाती है। और एनसीएलटी की जो शिकायत है वो किस में की जाती है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। शिकायत नहीं, अपील जिसको कहते हैं अपन, अपील की जाती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं अगला जो न्यूज है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट ने गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातीय, जिसको अपन क्या कहते हैं? डीएनटी कहते हैं, डीएनटी का पूरा नाम याद दे रखा है, के लिए राज्यों के कमजोर समर्थन को उजागर किया है। तो डीएनटी जातियां होती है, कौन कौन सी जातियां हैं? जिसको अपन कहते हैं डी नोटिफाइड, नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक ट्राइब्स। डीएनटी शॉर्ट में होता है गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्ध घुमंतु, या फिर इसको दूसरे भाषा में ऐसे भी कहते हैं, गैर अधिसूचित घुमंतु को क्या कहते हैं? खानाबदोश, और अर्ध खानाबदोश जनजातियां। ठीक है, तो ऐसी जनजातियां होती है जो घूमती फिरती रहती है, एक जगह स्थायी नहीं रहती है। वो तीन अलग अलग कैटेगरी है, देखो तीनों, अब तीनों के बारे में अपन देखेंगे। तो भाई ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा था कि जो स्टेट है वो इन जनजातियों को लेके सही सीरियस नहीं है, और है इनके समर्थन के लिए, इनके सहयोग के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। मतलब इनका फोकस है वो एलिट क्लास है, ना कि डीएनटी। आप जब सरकार ऐसी बनाओगे तो आप ऐसा ही होगा। ठीक है, फिर गैर अधिसूचित जनजातियां, गैर अधिसूचित जनजातियां, ठीक है, ये डी नोटिफाइड जिसको अपन कहते हैं, इन समुदाय का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत कलंकित किया गया था और वर्ष 2052 में इन्हें मुक्त किया गया। फिर भी सामाजिक कलंक और बहिष्करण जारी है। देखो गैर अधिसूचित होते हैं ना, जिसको डी नोटिफाइड कहते हैं। ठीक है, तो एक एक्ट था पहले अंग्रेजों के टाइम, क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट। ठीक है, तो उसमें ये होता था कि भाई ये जो है, जो जातियां हैं, जनजातियां, ये क्रिमिनल जातियां हैं और इनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और इनको थाने में हाजिरी वगैरह देनी पड़ती थी। ठीक, 1952 में इस एक्ट को खत्म कर दिया गया। पर इन जातियों का क्या है कि इनके ऊपर कलंक अभी भी है कि तुम लोग चोर हो, ऐसे इस तरह से, मतलब है लुटेरे वगैरह। तो ऐसी कौन सी जातियां हैं? इनको पारधी जनजाति है, एक तो सांसी है। ठीक है, तो इनको इसमें शामिल किया गया है। दूसरी है घुमंतु जातियां, जिनका कोई स्थायी निवास नहीं होता, जो घूमते फिरते रहते हैं। ये समुदाय स्थायी निवास के बिना घुमंतु आजीविका पर निर्भर रहते हैं। बंजारा है एक तो, ये दिल बंजारा। फिर है गाड़िया लोहार, सॉरी गाड़िया लोहार होता है, महाराणा प्रताप का बहुत ज़्यादा सहयोग किया था गाड़िया लोहारों ने। ठीक है, तो मेवाड़ जो रियासत है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है गाड़िया लोहारों की। ठीक है, फिर है अर्ध घुमंतु जनजातियां, तो ये आंशिक रूप से स्थायी है परंतु मौसमी प्रवास जारी रखते हैं। जैसे रेबारी होता है ना,
गुर्जर गुर्जर तो इतना नहीं करते, देवारी होते हैं, देवासी जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, गोल जाते हैं जिसको, जैसे जो बारिश का सीजन वगैरह होता है उसमें तो वो यही रहते हैं, उनके क्या पास क्या वो मतलब पशुपालक जाती है जो भेड़े वगैरह जो पालती है, ऊँट पालती है, तो वो पशुओं के खाद्यान्न के लिए, घास फूस के लिए वो दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पे घास फूस ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा है खाद्यान्न की पशुओं के लिए। तो उस जाने उसको उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गोल जानना कहते हैं। तो वो उनका घर तो स्थायी होता है, पर वो एक सीजन के लिए, फिक्स सीजन के लिए वो दूसरी जगह जाते हैं, तो उसको अर्ध घुमंतु कहते हैं। तो तीन तरह की हो गई, गैर अधिसूचित जनजातियां, घुमंतु जनजातियां और अर्ध घुमंतु जनजातियां। तीन तरह की हो गई। देखो ये हो गई। तो ये अलग अलग कुछ पोस्टर्स मैंने इकट्ठे किए हैं। तो ये देवासी समाज का एक पोस्टर है, तो लाल पगड़ी इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट पहचान है, ये इस अपनी पगड़ी को बहुत गर्व से पहनते हैं। फिर बाकी देखो ये जो बंजारा वगैरह की जात जिनके मतलब जो घूमते ही रहते हैं, घुमंतु है, इनके स्थायी घर नहीं होते हैं, ये कहीं पे भी टपरी बना के ऐसे रह लेते हैं। ये गाड़ियाँ लोहारों का है जो लोहार का काम कर रहे हैं और ये मूवमेंट कर रहे हैं, देखो ठीक है। इनकी जो ज़िंदगी होती है काफ़ी मुश्किल भरी होती है, और सरकार ना, क्योंकि ये स्थायी जगह नहीं होते तो इनके पास डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड वगैरह नहीं होते हैं ज़्यादा, तो इनको सरकारी सुविधाएं बहुत ही कम मिलती है, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा बहुत ही कम मिल पाता है, ठीक है। और इनको बहुत ज़्यादा जो है नीड की ज़रूरत है, जो स्पेशली जो बंजारा है, गाड़िया लोहार है, ठीक है। फिर राजस्थान सरकार ने कुछ इनको आरक्षण वगैरह की व्यवस्था की है, पर आरक्षण का फ़ायदा तब मिलेगा ना जब वो पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं तो आरक्षण का फ़ायदा तो सिर्फ जो बाकी वर्ग है वही उठाएगा। जैसा आप देखते हो कई कई जो कैटेगरी में ऐसा होता है कि एक ही कैटेगरी सारा फ़ायदा उठा रही है, ठीक है, दूसरी कैटेगरी है वो पूरी वंचित ही है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे भील जो कास्ट है, जनजाति है, उनको पता है, मतलब पता ही नहीं है, वो पढ़ते ही नहीं है, तो उनको आरक्षण का फायदा कैसे मिलेगा, नहीं है। तो उनकी जगह जो दूसरी जनजाति है वो सारा फायदा उठा लेती है, क्योंकि वो पहले से ही सक्षम है और वो और ज़्यादा कैपेबल बनती जा रही है, और उसका जो शेयर है वो उसको हासिल कर रही है। सरकार को इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। हो सकता है कि आरक्षण के अंदर सब कैटेगराइजेशन किया जाना चाहिए, अलग से जो आरक्षण है टोटल उसमें, जैसे एसटी का आरक्षण है तो उसमें पर्टिकुलर जो है अलग अलग टाइप की जो है उसमें क्रीमी लेयर भी आप लागू कर सकते हैं। अलग अलग जो जनजातियों के लिए अलग अलग आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, पर इसमें थोड़ी सी क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत कमी है, क्योंकि जो सत्ता के अंदर, जो पावर के अंदर जो लोग हैं, ठीक है, एसटी कैटेगरी में भले ही हो, पर पावर में वो ही लोग हैं, वो कभी नहीं चाहते कि जो एलिट, जो एसटी के अंदर जो एलिट क्लास है उसके अधिकारों में कोई कमी आए, ठीक है। और वंचित वर्ग की कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, ठीक है। वंचित वर्ग अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, और एलिट क्लास कभी भी वंचित वर्ग की आवाज़ उठाएगा नहीं। तो कुछ समस्या हैं बेसिक, ठीक करने की जरूरत है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है इनके लिए। तो अपन देखते हैं भारत में डीएनटी की स्थिति क्या है, स्टेटस ऑफ डीएनटी इन इंडिया। तो स्टेटस देखते हैं। तो जनसंख्या कितनी है, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 10% हिस्सा है वो इन समुदाय का, एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। 10% किसको कहते हैं आप, ठीक है। तो वो इधर उधर भटक रहा है बेचारा, तो उसके लिए सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं। राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था, एनसी फॉर डीएनटी, नेशनल कमीशन फॉर डीएनटी। कब बनाया था, 2014 में बनाया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भिक्खू रामजी इदाते, कौन से थे, भिक्खू रामजी इदाते की अध्यक्षता में एक इदाते कमीशन बनाया गया। 3 साल के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे, इसके उद्देश्य थे डीएनटी से संबंधित जातियों की राज्यवार सूची तैयार करना, कि हर स्टेट के अंदर कौन कौन से जो ऐसी जातियां हैं जो डीएनटी में सम्मिलित है, ठीक है। फिर है केंद्र या राज्य सरकार द्वारा इन जनजातियों के उत्थान के लिए किए जाने वाले उचित उपायों का सुझाव देना, ठीक है। तो राज्य सरकार जो भी उपाय उनको, मतलब और उपाय देना, और क्या क्या प्रोविजन किए हैं उनमें सुधार करना। फिर आयोग की रिपोर्ट है वो कब दी थी, 2018 में दी थी, 8 जनवरी 2018 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में कुल 1235 समुदायों की पहचान है वो डीएनटी के रूप में की गई। पूरे भारत में कितने हैं, 1235 है। जनसंख्या कितनी है, 10% हिस्सा है लगभग, ठीक है। वो भी देखो पूरी तरीके से आइडेंटिफाई मुझे नहीं लगता हुआ है अभी, ठीक है। फिर कल्याण बोर्ड इनके लिए बनाया गया 2019 में। विमुक्त, गुमंतु और अर्ध गुमंतु समुदाय विकास कल्याण बोर्ड का गठन है वो किया गया। इस बोर्ड को इस समुदाय के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम बनाने और इन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदारी इनको दी गई थी। ऐतिहासिक संदर्भ, इदाते आयोग से पहले 2008 में रेहन के आयोग कमीशन को भी इस समुदायों की पहचान और सूची तैयार करने का काम सौंपा गया था। 2008 में सौंपा गया था, पर वो हुआ नहीं,
ठीक है। अब देखो वो जो ये डीएनटी जनजातियां है वो किस किस कैटेगरी में एग्जिस्ट करती है, ये एक कैटेगरी में नहीं है, ये ओबीसी में भी है, ये एसटी में भी है, एससी में भी है। और अभी भी ऐसी स्थिति है कि 300 के आसपास जो समुदाय है अभी तो अवर्गीकृत है, मतलब कौन सी कैटेगरी में आएंगे उनको पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है उनकी, इसलिए वो सरकारी योजनाओं तक पहुंच नहीं हासिल कर पा रहे हैं, तो आरक्षण की सुविधा है उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। रियल में जिनको आरक्षण मिलना चाहिए उनको मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, जिनको एक बार मिल गया वही बार बार उसका फायदा उठाया जा रहा है। तो डीएनटी कल्याण पर मंत्रालय की रिपोर्ट जो 2025-26 है उसके प्रमुख बिंदु क्या क्या है वो अपन देख लेते हैं। राज्य समर्थन अपर्याप्त है अभी तक, भाई रिपोर्ट ने कहा है कि राज्य का जो समर्थन है डीएनटी के लिए वो भी अपर्याप्त है, वो पूरा समर्थन नहीं कर रहे। 2015 से सलाह के बावजूद अधिकांश राज्यों ने संस्थागत और प्रशासनिक कदम नहीं उठाए हैं। फिर प्रमाण कवरेज में कमी, केवल 7 राज्य, कौन कौन से 7 राज्यों ने ये जो डीएनटी प्रमाण पत्र जारी किए हैं, कौन कौन से, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश और कौन सा है एक महाराष्ट्र। तो ये 7 राज्यों ने ही डीएनटी प्रमाण पत्र जारी किए हैं कि भाई ये लोग है वो डीएनटी से संबंधित है और इनको इनकी जो है योजनाओं का फायदा मिलना चाहिए। बाकी राज्यों ने नोटिफाई भी नहीं किया है। संस्थागत कमी, राज्यों में समर्पित कल्याण बोर्ड, विभाग और शिकायत निवारण तंत्र का अभाव है, कोई सुनने वाला नहीं है इतना ज्यादा। फिर राज्य क्षमता और डेटा की कमी, प्रमाण पत्र जारी करना, जनसंख्या डेटा एकत्र करना, लाभार्थियों की पहचान और भूमि आवंटन में राज्य की कमजोर क्षमता योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को बाधित करती है। ठीक है, तो कैपेसिटी नहीं है स्टेट के पास इतनी कि भाई सारे लाभार्थियों को पहचान करे, उनको इम्प्लीमेंट करे, उनके डेटा इकट्ठे करे। फिर जनगणना अनिश्चितता, ठीक है, अभी उनकी जो पॉपुलेशन जो उनकी सेंसस है उसको किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है, वो भी अनिश्चित है। 2027 में जो अभी जनगणना हो रही है में डीएनटी को शामिल करने का प्रस्ताव है, लेकिन गणना पद्धति और पहचान ढांचा अभी स्पष्ट नहीं है भाई किस तरीके से अपन करेंगे। उन्होंने कहा है भाई तो जनगणना हो रही है उसमें डीएनटी की भी कैलकुलेशन की जाएगी, पर कैसे करोगे, ढूंढोगे कैसे आप तो ढूंढने जाओगे तब तक वो कहीं और जगह शिफ्ट हो जाएंगे, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। फिर योजनाओं की सीमित पहुंच, डीएनटी आर्थिक सशक्तिकरण योजना सीड के तहत 5000 से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए गए। एक योजना है डीएनटी के लिए सीड योजना, कौन सी सीड योजना है, आर्थिक सशक्तिकरण योजना। ठीक है, तो उसमें 5000 से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए गए, लगभग 3000 छात्रों को कोचिंग सहायता दी गई तथा लगभग 50,000 आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। फिर भी समग्र कवरेज अभी भी सीमित है। तो ये सीड योजना किससे संबंधित है, सीड योजना डीएनटी से संबंधित है। ठीक है, अब अगली न्यूज अपन देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये भारत की न्यूज नहीं है, ये न्यूज है इंग्लैंड की, मतलब यूके की न्यूज है कि भाई यूके के अंदर जो है सिगरेट की बिक्री के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। किन के ऊपर लगाया गया है, जो 2008 के बाद जो जन्मे हैं बच्चे उनके ऊपर लगाया गया है कि भाई जो नए बच्चे जन्म रहे हैं उनको कभी सिगरेट दिखा हुआ मत या फिर उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दो खरीदने पे। ठीक है, अब कोई भी बेचेगा उनको तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, फिर तंबाकू और वेप्स विधेयक के बारे में, यह विधेयक 1 जनवरी 2009 के बाद जन्मे व्यक्तियों को सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाता है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों में धूम्रपान और चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सके। ठीक है, तो अब जो 2008 के बाद जन्मे हैं उनको जो यूके है उसमें सिगरेट नहीं मिलेगी उनको, और इसको चरणबद्ध से तरीके से लागू किया जा रहा है। हर साल एक जो है साल कम किया जाएगा। चरणबद्ध कार्यान्वयन दृष्टिकोण, सिगरेट खरीदने की कानूनी आयु हर वर्ष क्रमिक रूप से बढ़ाई जाएगी। ठीक है, फिर मतलब उम्र बढ़ाते जाएंगे भाई, इस साल अभी 10 साल वालों को नहीं देना, जैसे 2008 वाले है ना तो कितने साल हो गए, लगभग 18 साल के आसपास हो चुके हैं। ठीक है, तो अब 18 साल से कम वालों को सिगरेट नहीं मिलेगा, फिर 19 साल के जो बच्चे हैं उनको भी नहीं मिलेगा, फिर 20 साल वालों को भी नहीं मिलेगा, ऐसे मतलब क्रमिक रूप से लागू किया जाएगा। भविष्य में खुले सार्वजनिक स्थानों जैसा खेल के मैदान और स्कूलों में भी धूम्रपान पर प्रतिबंध का विस्तार किया जाएगा। ये इंग्लैंड का जो एक्ट है पारित किया गया है, यूनाइटेड किंगडम का है सॉरी। वेप्स ई सिगरेट के फ्लेवर, पैकेजिंग और सार्वजनिक उपयोग पर भी नियंत्रण शामिल है। ये आपने नाम सुना ही होगा, वेप्स ई सिगरेट। अभी जो आईपीएल में एक टीम है राजस्थान रॉयल्स, उसके जो कप्तान है रियान पराग, वो वैपिंग करते हुए उनका फोटो आ गया था, उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी, मैच की फीस काटी गई थी। तो वेप्स मतलब ई सिगरेट होता है, तो ई सिगरेट पीते हैं। ठीक है, फिर है प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों है। इंग्लैंड में धूम्रपान से प्रति वर्ष लगभग 75,000 मौतें होती है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली
पर भारी दबाव पड़ता है। एक तो इतनी तो मौतें होती है, फिर बीमार लोग कितने रहते हैं, इसकी वजह से सरकार को सार्वजनिक खर्चा करना पड़ता है हेल्थ पे काफी ज्यादा। फिर है कुल मौतों के लगभग एक चौथाई मतलब 1/4 25%, ठीक है, के लिए जिम्मेदार है, मतलब धूम्रपान की वजह से होते हैं 1/4 जो मौतें होती है। मान लो 1 लाख मर रहे हैं तो 25,000 तो धूम्रपान की वजह से ही मर रहे हैं, जो कैंसर, हृदय रोग और श्वसन रोगों से जुड़ी है। फिर युवाओं में वेपिंग और प्रारंभिक लत की बढ़ती प्रवृत्ति सख्त नियंत्रण की मांग करती है। अब युवा जो ई सिगरेट ज्यादा पी रहे हैं उसको कैसे रोकना है। यह नीति दीर्घकालिक स्वास्थ्य व्यय को कम करने और जन स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखती है, ठीक है। फिर है धूम्रपान नियंत्रण के वैश्विक प्रयास अभी तक क्या क्या हुआ है। सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इन्होंने एक ढांचा बनाया। एक न्यूजीलैंड के अंदर प्रयास किए गए थे। फिर भारत में क्या चीन होने वाला है, मतलब चीन चल रहा है वो देखते हैं अपन। फिर WHO ने क्या किया, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन तंबाकू नियंत्रण रूपरेखा अभिसरण FCTC के माध्यम से वैश्विक स्तर पर कराधान, विज्ञापन, प्रतिबंध और चेतावनी लेवल को बढ़ावा देता है। भाई आप है वो धूम्रपान का है वो प्रचार नहीं कर सकते। आपने देखा होगा विमल का प्रचार होता है, पर वो किसके, वो उसको क्या कहते हैं, इलायची के नाम से वो प्रचार किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो उस पर प्रतिबंध नहीं है। बाकी जो धूम्रपान और जो तंबाकू वगैरह है उसका प्रचार है वो नहीं किया जा सकता। फिर न्यूजीलैंड मॉडल, न्यूजीलैंड में ऐसा पहले प्रयास हो चुका है 2022 में, इसी प्रकार की पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू किया था, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया। यह नीति संबंधी चुनौतियों को दर्शाता है। वहाँ की सरकार को निरस्त करना पड़ा। हो सकता है कि वो तंबाकू निर्माण वाली लॉबी होगी वो काफी हैवी होगी, जैसे अमेरिका में गन लॉबी है, तो वो कभी नहीं चाहते कि वहाँ पे जो है गन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए। अमेरिका में हर व्यक्ति है वो अपनी आत्मरक्षा के लिए गन रख सकता है, ठीक है। इंडिया में तो लाइसेंस चाहिए, वहाँ पे इतना लाइसेंस वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि वहाँ उसको पीछे गन लॉबी है। वो गन लॉबी चाहती है कि जो गनें बिकती रहे धड़ाधड़, तभी उनका मार्केट चलता रहेगा। भाई कई बार अपन देखते हैं कि अमेरिका के उस स्कूल में एक साइको किलर ने बहुत सारे बच्चों को मार दिया, या जो है एक से जो वुल्फ अटैक होता है, लॉन वुल्फ अटैक, वो कर देते हैं क्योंकि उनके पास इजीली एक्सेसिबल है गन। अब देखते हैं अपन इसमें भारत का दृष्टिकोण। भारत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन निषेध और व्यापार या वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति वितरण का निर्माण COTPA नाम से एक्ट है 2003 का, कब है 2003 का, कोटपा नाम से एक्ट है, के माध्यम से तंबाकू को नियंत्रित करता है, विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाता है, सचित्र चेतावनी अनिवार्य करता है और राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जागरूकता को बढ़ावा देता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे तंबाकू का जो प्रचार प्रसार है, जो एडवर्टाइजिंग है, उस पर प्रतिबंध है और आपको एक लेबल लगाना पड़ेगा। आपको उसमें जो कैंसर वाला जो है वो एक फोटो लगानी पड़ेगी। पर फिर भी है वो तंबाकू के ऊपर कंट्रोल, मतलब पूरी तरह से बैन नहीं है भारत में, क्योंकि समस्या है। कई लोग तंबाकू नहीं खाएंगे, उनका प्रेशर नहीं बनेगा सुबह सुबह, ये भी समस्या है। अलग अलग तरह की टेक्निकल समस्या आ जाती है कई बार। अब अपन देखते हैं एक अलग टॉपिक है, शासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। भाई अब हर जगह अपन देखते हैं AI आ गया, AI आ गया, सुनते ही रहते हैं ये, यहाँ पे भी AI, वहाँ पे भी AI, सब जगह AI, जिंदगी AI पे चल रही है लोगों की, ठीक है। फिर शासन में भी अब है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता लाई जा रही है कि सरकार है वो शिकायतें सुनने के लिए चैटबॉट बनाती है, चैटबॉट के थ्रू वो लोगों की कंप्लेंट सुनती है, ठीक है। सजेशंस भी है वो चैटबॉट के थ्रू लिए जाते हैं, ठीक है। तो हाल ही में राजस्थान के 2 जिले हैं, सिरोही और पाली, ठीक है, उसमें AI फॉर वाटर पॉलिसी नामक एक पायलट परियोजना है, वो शासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एक उपयोग को प्रदर्शित किया गया है। क्या नाम है, AI फॉर वाटर पॉलिसी, कहाँ पे, सिरोही और पाली के अंदर है, ठीक है। तो उनमें है वो वाटर से संबंधित जो समस्या है उनको एक चैटबॉट के थ्रू इकट्ठा किया, फिर उनसे पॉलिसी फॉर्मेशन में उन चीज़ों को यूज किया, ठीक है। तो जिससे सूचना प्रसार के सक्रिय सामुदायिक सुनवाई पर बल दिया गया। पहले नॉर्मली क्या होता था कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप सिर्फ लोगों को, जनता को इन्फॉर्मेशन देते थे, उनसे वापस इन्फॉर्मेशन लेना या फिर शिकायतें सुनना, उनके सजेशन सुनना, वो पहले नहीं होता था। अब है वो AI चैटबॉट के द्वारा ये सब कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है। तो केस स्टडी है AI फॉर वाटर पॉलिसी राजस्थान में क्रियान्वयन। AI फॉर वाटर पॉलिसी पहल का क्रियान्वयन राजस्थान के जल संकटग्रस्त जिलों सिरोही और पाली में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को केवल सूचना प्रदान करने के साधन से आगे बढ़कर शासन के लिए सक्रिय सुनवाई प्रणाली में परिवर्तित करना है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, मेनली क्या है, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। ई गवर्नेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ठीक है।
तो ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने में जो एआई का उपयोग है वो, इस आर्टिकल का मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, तो इसमें तो कार्य प्रणाली कैसा है, 6 माह की अवधि में 50 गांवों में कुल 352 साक्षात्कार किए गए। ठीक है, 50 गांवों में जाके ये चैटबॉट से है वो जनता को सवाल है वो पूछे गए। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम चैटबॉट ने व्हाट्सएप आधारित संवाद को हिंदी तथा स्थानीय बोलियों में संचालित किया, जिससे सुगमता सुनिश्चित हुई। अब हर आम जनता को है वो हिंदी आती नहीं थी प्रॉपर, इंग्लिश तो आती नहीं वैसे भी। ठीक है, तो वहाँ पे स्थानीय जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, मारवाड़ी वगैरह जो है, गोडवाड़ी भाषा, उसमें वो चैटबॉट की जो लैंग्वेज है वो सेट की गई। ठीक है, फिर प्रतिभागियों में पानी मित्र, सामुदायिक स्वयंसेवक, पंचायत प्रतिनिधि तथा अग्रिम पंक्ति के क्षेत्रीय कार्मिक शामिल थे, उनसे ये सवाल पूछे गए। फिर सामुदायिक प्रतिक्रिया से प्रमुख निष्कर्ष, अब इससे निष्कर्ष क्या निकलते हैं, मतलब फायदे क्या है। समुदायों में भूजल स्तर में सुधार और गर्व व्यक्त किया, जिससे स्वामित्व और उपलब्धि की भावना उत्पन्न हुई। जो लोगों ने ये बताया कि जो अब है वो भूजल स्तर है वो बढ़ रहा है, जिससे अच्छा फील हुआ, गुड फील हुआ। ठीक है, और स्वामित्व और उपलब्धि की भावना उनको फील होने लग गई। महिलाओं ने घरेलू दायित्व तथा जल संबंधी सामुदायिक गतिविधियों में भागीदारी के दोहरे बोझ की सूचना दी। ठीक है, एक सामुदायिक जो जल संबंध जैसे तालाब वगैरह बनाना है, ठीक है, वो काम भी करना है, घर का काम भी करना है। तो औरतों ने कहा कि भाई देखो हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हमें घर के काम भी करने पड़ते हैं, हमें बाहर के काम भी करने पड़ते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या है। फिर पंचायत स्वीकृति में विलंब को जल परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन में एक प्रमुख बाधा के रूप में पहचाना। ठीक है, तो ये परियोजनाओं में बहुत विलंब रहता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है ये। ठीक है, फिर नीतिगत प्रतिक्रिया प्रभाव, कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा उत्पन्न अंतर्दृष्टियों के आधार पर क्रियान्वयन एजेंसियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मध्यावधि निरीक्षण किया। अब जो चैटबॉट से जो आपने सैंपलिंग ली थी, जो डेटा लिए थे, उनको देख के जो क्रियान्वयन एजेंसी होती है, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होती है, उन्होंने जो वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होती है ना, वहाँ पे बीच में जाके उनको ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा बेहतर किया। ठीक है, फिर पंचायती राज उन्मुखीकरण मॉड्यूल को सम्मिलित किया गया, जिससे जमीनी स्तर पर संस्थागत समझ में सुधार हो सके। ठीक है, और जो संस्थागत सुधार हो सके। फिर ग्रामीण विकास, कृषि तथा जल संसाधन विभागों के खंड स्तर के अधिकारियों के साथ सहभागिता को सुदृढ़ किया। तो ये कुछ इसके नीतिगत प्रतिक्रिया और प्रभाव रहे हैं। फिर परिणाम क्या क्या रहे हैं, नागरिकों के मध्य सरकारी अधिकारियों के साथ प्रत्यक्ष संवाद से विश्वास में वृद्धि हुई। अब डायरेक्ट जो कर्मचारी आए, सवाल भले चैटबॉट से पूछे पर अधिकारी तो आए थे। ठीक है, फिर समुदायों ने प्रशासनिक प्रक्रिया तथा योजनाओं से संबंधित चर्चाओं में अधिक सक्रिय भागीदारी दिखाई। मतलब कुल मिला के गवर्नेंस को सुधारने में इनका काम किया है। फिर ये प्रणाली ने स्थानीय स्तर पर अधिक त्वरित एवं उत्तरदायी प्रशासनिक कार्रवाई को संभव बनाया कि भाई चैटबॉट से शिकायतें आप करोगे तो ज़्यादा प्रभावी तरीके से कार्य होगा। ठीक है, अब अगला जो अपना जो हेडिंग है वो है जुडिशियल रिकॉजल। क्या है जुडिशियल रिकॉजल, न्यायिक पृथक्करण जिसको अपन कहते हैं। अभी हाल ही में ये बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है मामला, आप फोटो देख के समझ गए होंगे। ठीक है, ये अपने अरविंद केजरीवाल जी है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है। ठीक है, और ये है न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा जी, जो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जज है। और जो अभी आपने बहुत ही चर्चित मामला था दिल्ली जो आबकारी नीति से संबंधित जो मामला था, सीबीआई जिसकी जांच कर रही है, वहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर ये जज है और ये केजरीवाल जी है। इन्होंने कहा था कि भाई ये जो मैडम है, जो न्यायाधीश है, ये पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है मेरे विरुद्ध, इसलिए इनको सुनवाई से हटाया जाए। इन्होंने ये भी कहा था कि ये ऐसे संगठनों से जुड़ी हुई है जो बीजेपी या आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो ये बायस्ड है और सही तरीके से न्याय नहीं करेंगे, इनको सुनवाई से अलग किया जाए। ठीक है, पर कोर्ट ने मना कर दिया, मैडम ने भी मना कर दिया, कोर्ट ने भी मना कर दिया कि भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो अब ये पूरा मामला है उसको अपन देखते हैं क्या मामला है। तो इस जो मामला होता है ना, इसको कहते हैं, ये जो मैटर है इसको कहते हैं जुडिशियल रिकॉजल या न्यायिक पृथक्करण। कि कोई भी जज है उसको कब है वो अलग हो जाना चाहिए किसी भी मैटर से, कब है वो उसमें इन्वॉल्व रहना चाहिए, क्या इसमें नैतिकताएं हैं। ठीक है, तो आपको भी ये बताना है कि भाई इस मैटर में जो पूरा अपन देखेंगे इसके बाद कि भाई इस मैटर में है वो क्या इस जज को अलग हो जाना चाहिए क्या, या फिर सुनवाई कंटिन्यू रखी जानी चाहिए। ये आप अपना जो राय है कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, हाल ही में न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दिल्ली आबकारी नीति संबंधी मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो सीबीआई होता है बनाम कुलदीप सिंह एवं अन्य
20 अप्रैल 2026 वाद की सुनवाई में स्वयं को पृथक करने से इनकार कर दिया, जिससे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य पक्ष शामिल है। ठीक है, तो इन्होंने मैडम जी ने, जो न्यायाधीश है, न्यायमूर्ति है, इन्होंने जो है सुनवाई से अलग होने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो अब संबंधित तथ्य अपन देखते हैं क्या क्या इसमें संबंधित तथ्य है। स्वयं को पृथक करने की याचिका किसने दायर की? भाई इस जो न्यायमूर्ति है स्वर्णकांता शर्मा, इनको अलग करने की याचिका किसने की थी? यह याचिका दिल्ली के निवर्तमान मुख्यमंत्री के अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर की गई, जिन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। वो खुद अपने वहाँ पे आए थे और उन्होंने पक्ष रखा कि जो है न्यायाधीश है वो सही तरीके, मतलब उनके बायसनेस के साथ सुनवाई करती है या फिर जो पक्षपात कर रही है, ये आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल ने। ठीक है, फिर स्वयं को पृथक्करण करने की मांग के आधार क्या क्या थे? भाई केजरीवाल जी ने क्या क्या आधार बताए? याचिकाकर्ता ने उसी प्रकरण की पूर्व कार्रवाइयों में न्यायाधीश द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों का उल्लेख किया। ठीक है, तो जो केजरीवाल ने ये उल्लेख किया कि भाई जो ये जो न्यायाधीश है, इन्होंने पहले है वो बहुत सारी प्रतिकूल टिप्पणियां की है इस मैटर में, और ये प्रीजुडाइस है, मतलब ये पूर्वाग्रहों से ग्रसित है और इनको सुनवाई से अलग किया जाना चाहिए। पूर्वाग्रह मतलब आप पहले से ही कुछ एक थॉट बना के बैठे हैं, आप एक मतलब निष्पक्ष रूप से नहीं है, मतलब पूर्वाग्रह का मतलब। ठीक, फिर न्यायाधीश की अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, ठीक है, तो ये आरएसएस की लीगल विंग है, जिसको माना जाता है कि आरएसएस की एक लीगल विंग है। लीगल विंग है ये किसकी? आरएसएस की द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भागीदारी का हवाला देते हुए विचारधारात्मक निकटता का आरोप लगाया। भाई इन्होंने कहा कि भाई ये है जो वैचारिक रूप से आरएसएस के ज़्यादा निकट है, इसलिए मेरे साथ है वो शायद बायसनेस हो सकती है, पक्षपात हो सकता है। ठीक है, यह भी इंगित किया गया है कि न्यायाधीश के बच्चों को सरकारी अधिवक्ता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिससे हितों के संभावित टकराव की आशंका व्यक्त की गई है। जो स्वर्णकांता शर्मा है, उनके बच्चे हैं वो सरकारी वकील है, तो वो सरकार से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि भाई ये जो न्यायाधीश है ये भी अपने बच्चों के एंगल से बायस हो सकती है, पक्षपातपूर्ण हो सकती है। तो ये कुछ इन्होंने पृथक करने के जो है कारण बताए। ठीक है, अब इसमें मेन तर्क क्या है? यह याचिका पक्षपात की युक्ति संगत आशंका के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि परिस्थितियां एक निष्पक्ष पर्यवेक्षक के रूप में मन में पक्षपात की धारणा उत्पन्न कर सकती है। तो पक्षपात की युक्ति संगत आशंका क्या है कि भाई एक तो देखो, या एक तो होता है ना, इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि एक तो न्याय होना चाहिए और न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। आम जनता को, जो एक नॉर्मल साधारण लॉजिकल मैन है, पुरुष या फिर व्यक्ति है, तो उसको ये दिखना भी चाहिए कि भाई न्याय हो रहा है। सिर्फ न्याय हुआ है पता नहीं चल रहा है, ये भी समस्या है। न्याय होना भी चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। ठीक है, तो इसमें है वो, इनको लग रहा है कि न्याय होते हुए दिख नहीं रहा है, ये इन्होंने आरोप लगाया है। ठीक है, इसमें यह तर्क दिया गया कि परिस्थितियां एक निष्पक्ष पर्यवेक्षक के रूप में मन में पक्षपात की धारणा उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, फिर न्यायालय का निर्णय, न्यायालय ने क्या कहा था, मतलब जहां पे अपील दायर की थी केजरीवाल जी ने, तो न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने स्वयं को पृथक करने से इनकार करते हुए आरोपों को असंगत माना। फिर न्यायालय ने न्यायिक निष्पक्षता की धारणा पर बल देते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि प्रस्तुत परिस्थितियां स्वयं को पृथक करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए ये न्यायाधीश है वो इस केस से अलग नहीं होगी। ठीक है, फिर इसमें इसके कुछ कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं, सिद्धांत देखते हैं कि विलोपन या फिर जो पृथक्करण है वो स्वयं को पृथक करने के सिद्धांत के बारे में। फिर न्यायिक विलोपन का आशय उस स्थिति से है जब कोई न्यायाधीश किसी मामले से स्वेच्छा से पृथक हो जाता है, जहां पक्षपात या हितों के टकराव की संभावना विद्यमान हो। कई बार भाई जज को लगता है कि एक व्यक्ति खुद के मामले में जज नहीं हो सकता। आपने बीच में एक बार सुना था ना कि भाई एक जज है, उन्होंने खुद के बारे में, खुद के ट्रांसफर को रोक दिया या फिर ऐसा कुछ कर दिया। ठीक है, तो कोई भी जज है वो खुद के मामले में जज नहीं हो सकता। आप जब खुद आरोपी हो ना, तब जज कोई दूसरा होगा। ठीक है, जहां पक्षपात वो हितों का टकराव होता है ना, वहां पे कोई व्यक्ति खुद जज नहीं हो सकता। फिर दार्शनिक आधार क्या है इसका? जब यह प्राकृतिक न्याय के एक प्राचीन सिद्धांत से उत्पन्न होता है, कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। ठीक है,
फिर भारत में विलोपन के प्रमुख सिद्धांत, विलोपन या पृथक्करण एक ही चीज है। स्वयं को पृथक करने का निर्णय न्यायाधीश की व्यक्तिगत अंतरात्मा एवं न्यायिक मर्यादा की भावना पर आधारित होता है। मतलब एक नैतिकता क्या ऊपर आधारित होता है कि भाई जहाँ हितों का टकराव होता है वहाँ व्यक्ति को या न्यायाधीश को अलग हो जाना चाहिए उस मैटर से, और न्याय हो रहा है ये दिखना भी चाहिए। मतलब भेदभाव पक्षपात होते हुए दिखना नहीं चाहिए, मतलब पक्षपात तो होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए भी दिखना चाहिए। फिर कोई भी पक्ष इससे बाध्य नहीं कर सकता, मतलब कोई भी न्यायाधीश को बाध्य नहीं कर सकता कि भाई आप इससे अलग हो जाओ। तथा भारत में इस संबंध में कोई विधिक प्रावधान स्पष्ट रूप से मानक निर्धारित नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई कानून नहीं है कि भाई कौन से न्यायाधीश को अलग हो जाना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में शीर्षक 28 की धारा 455 के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि यदि किसी न्यायाधीश की निष्पक्षता पर युक्ति संगत संदेह उत्पन्न हो सकता है तो वो स्वयं को कार्रवाई से पृथक कर ले। अमेरिका के संविधान में तो ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, पर भारत के इतने बड़ा संविधान होने के बावजूद भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कब है वो किसी न्यायाधीश को किस केस से अलग हो जाना चाहिए, जुडिशियल रिकॉजल होना कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, फिर अनिवार्यता के सिद्धांत के बारे में, एक अनिवार्यता का सिद्धांत होता है। अनिवार्यता का सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत यह अनिवार्य करता है कि यदि कोई वैकल्पिक मंच उपलब्ध न हो तो हितों के टकराव की स्थिति होने पर भी न्यायाधीश को मामले की सुनवाई करनी चाहिए। कई बार मान लो कोई दूसरा जज उपलब्ध नहीं हो और न्याय होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यह सुनिश्चित करता है कि सार्वभौमिक अयोग्यता की स्थिति के कारण न्याय वितरण बाधित न हो। कि भाई भले ही जज है वो उस योग्य सुनवाई के योग्य नहीं है, फिर भी यहाँ पे सुनवाई होगी, ताकि जो न्याय का काम है वो बंद नहीं हो। अब न्याय हो या नहीं हो वो पता नहीं। ठीक है, भारत में न्यायिक विकास, अब न्यायिक विकास की जो क्या प्रोसेस रही है वो अपन देख लेते हैं। प्रारंभिक कठोर नियम, मन्नक लाल बनाम डॉक्टर प्रेमचंद 1957 में एक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, मैं सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आर्थिक हित होने मात्र से ही न्यायाधीश उस मामले की सुनवाई से स्वतः अयोग्य हो जाता है। यदि आपका 1 रुपए का भी आर्थिक हित है उस मामले से, ठीक है, आपका कोई बेटा जुड़ा हो, पोता जुड़ा हो, दोस्त जुड़ा हो, तो वहां पे आपको है वो उस मामले से अलग हो जाना चाहिए। कौन सा केस है ये? मनक लाल बनाम प्रेमचंद 1957। ठीक है, फिर है आधुनिक मानक क्या है? रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, ने मानक का विस्तार करते हुए पक्षपात की युक्तिगत आशंका, जो पहले अपन ने कहा था, जो केजरीवाल ने जो आरोप लगाया, किस सिद्धांत के ऊपर आरोप लगाया है, ठीक है, वो है पक्षपात की युक्तिगत आशंका को शामिल किया, न कि केवल वास्तविक पक्षपात को। ठीक है, एक तो वास्तविक पक्षपात तो हो रहा है, पर मान लो कोई जज है वो वास्तविक पक्षपात नहीं कर रहा है, पर वो दिख ऐसा रहा है कि ये पक्षपात कर रहा है, तो वहां से भी जो है उस जज को अलग हो जाना चाहिए। तो ये सिद्धांत कब दिया था? 1987 में दिया गया था, पर ये माना नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बना भारत संघ 2015 के अंदर एक कोई डिसीजन दिया है, मैं न्यायालय ने अनिवार्यता के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए स्वयं को इस मामले से पृथक करने से इनकार कर दिया। तो देखो 2 तरह के सिद्धांत है, एक तो अनिवार्यता का सिद्धांत है, फिर एक कौन सा है, दार्शनिक आधार वाला सिद्धांत है जो, या फिर अपन ने वो देखा था ना, ये पक्षपात की युक्तिगत आशंका वाला। ये और अनिवार्यता का सिद्धांत एक दूसरे से थोड़ा अपोजिट है। ये कब हट, एक में तो कह रहा है कि भाई जज है वो हट जाता है, दूसरे में कह रहा है कि जज को नहीं हटना चाहिए, तो ये थोड़े अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, इसके साथ ये क्लास खत्म हो जाती है। सभी को धन्यवाद, सभी दर्शक वर्गों को। मैं आप सभी के निवेदन करता हूँ कि आप कृपया कर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे भी इस चीज़ का मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस जो है मुहिम को है वो आगे बढ़ाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।